संस्थान के वैज्ञानिक अधिकारी और इस वेबिनार के लिए जुड़े हुए हमारे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए, खासकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब और भी बाकी दूसरे राज्य से जुड़े हुए विद्यार्थी, किसान बंधु, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और हमारे मीडिया कर्मी जो जुड़े हुए हैं दैनिक जागरण से, और साथ ही जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, हम सब का स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ऑन द बिफोर टेकिंग इट फर्दर, हमारे संस्थान का एक कस्टम है कि हम संस्थान की कोई भी कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गीत से शुरू करते हैं। इसलिए हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर संदीप दवंगे जी से कि वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गीत लगाएं। संदीप जी। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। धन्यवाद डॉक्टर संदीप दवंगे जी। अब हम हमारे प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर DN यादव सर से अनुरोध करेंगे कि सर आज फॉर्मली आप सभी प्रतिभागियों का सबका स्वागत करें। धन्यवाद विकास जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निर्देशक महोदय डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले सर, डॉक्टर SK त्यागी जो इसके मुख्य वक्ता हैं आज के वेबिनार के, और सभी जो हमारे वैज्ञानिक गण जुड़े हुए हैं इस संस्थान से, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ICRP के सेंटर्स के कुछ वैज्ञानिक गण भी जुड़े हुए हैं, और अलग अलग केवीकेस के मैं देख रहा हूँ बहुत सारे केवीके के साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो हमारा मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है भरतपुर का, वहाँ से भी कुछ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। सभी जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं, छोटे या बड़े, स्टूडेंट्स, और एक हमारे मैं सबका इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस वेब सीरीज में। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो हमारा संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना, हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। जो हम सब जानते हैं कि ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जाएंगे 2022 में। तो एक साल पहले भारत सरकार ने स्टार्ट किया है कि हम अपनी कुछ उपलब्धियों को जनता तक, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वेब के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से तक हो, और चूंकि कोविड है तो ऑनलाइन ही माध्यम एक उचित है, जिसके तहत हम जनता तक इसको पहुंचाएं और इसको एक मास लेवल पर सेलिब्रेशन के लिए लोगों को उत्साहित करें। वो सेलिब्रेशन कैसे भी हो सकता है, जैसे हम दिवाली दशहरा मनाते हैं वैसे भी हो सकता है, 15 अगस्त मनाते हैं, और कुछ नया काम करके उस तरह से भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। तो मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मैंने देखा कि अभी प्रोफेसर जीवन सिंह सिद्धू जो कुवैत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हालांकि है तो पंजाब से ही, वो भी साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। और जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने, मैं जस्ट 2 मिनट जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ है, 9 एक्टिविटी ऐसी प्लान करी है वेब सीरीज। ये पहली है, और मस्टर्ड ग्रेजुएशन के ऊपर
इसके साथ 8 और हैं हमारे पास जो हर मंथ के एंड में हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो इसी तरह से जैसे मैं देख रहा हूँ करीब काफी लोग जुड़े हुए, 150 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं इससे। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वेबिनार में भी आप लोग इसी तरह से जुड़ेंगे और हम लोगों जो कंडक्ट कर रहे हैं उसका लाभ उठाएंगे। ये वेबिनार यहीं तक सीमित नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो इंक्वायरीज होंगी, आप लोग इसमें चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जितना कोशिश होगी कि लास्ट में हम उसका आंसर करें। अन्यथा भी हम उस चैट बॉक्स में से पर्सनल अगर ईमेल आईडी उसमें है या मोबाइल नंबर है तो हम उसको पर्सनली भी सबको कम्युनिकेट करेंगे और सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि वो लोग हमारे संस्थान से इस वेबिनार के बाद भी जुड़े और हम लोगों से जितना हो सकता है हम उनको सिखा सकें या दे सकें वो देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का पुनः और जुड़ने के लिए। और आगे मैं डॉक्टर विकास कुमार से अनुरोध करता हूँ आगे भी कर सर डॉक्टर विकास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, औपचारिक रूप से सभी का स्वागत करने के लिए। हम पुनः अपने संस्थान की ओर से, अपनी परिषद की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस वेबिनार सीरीज में। और इसके बाद हम गुजारिश करेंगे हम अपने माननीय निदेशक महोदय से कि क्योंकि सर का ही जो ये कॉन्सेप्ट था ब्रेन चाइल्ड की 75 ईयर्स का जो हम ये जो भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसको किस तरह से साइंटिफिक वे में हम कर पाएं। तो सर इसके रूपरेखा के बारे में और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए सर आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने वक्तव्य सर रखें। धन्यवाद विकास जी। आज के इस वेबिनार जो कि तकनीकी वेबिनार्स जो हम लोग करने वाले हैं उसकी सीरीज का पहला वेबिनार, इसके वक्ता है डॉक्टर त्यागी, मेरे साथी डॉक्टर यादव, डॉक्टर नरसैया, डॉक्टर मृदुला, डॉक्टर विश्वकर्मा, डॉक्टर रमेश कुमार, बाकी मेरे संस्थान के जितने भी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, इन सब की ओर से मैं बाकी सबका स्वागत करता हूँ। बाकी सब में मैं देख रहा हूँ कि PHET के रिसर्च सेंटर्स जो अलग अलग हैं हमारे, वहाँ के हमारे रिसर्च इंजीनियर्स और वहाँ का स्टाफ हमारे साथ जुड़ा है। कुछ किसान हैं, कुछ उद्यमी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम की एक सीरीज जो हम करने वाले हैं उसकी पहली कड़ी के रूप में। डॉक्टर त्यागी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये प्रोजेक्ट जो है पूरे देश में अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेशन सिफेट लुधियाना से डॉक्टर त्यागी द्वारा होता है। लेकिन इसके पहले डॉक्टर त्यागी ने काफ़ी वर्षों तक ऑयल सीड प्रोसेसिंग पर इस संस्थान में काम किया है। मेरे ख्याल से वो शुरुआती दौर में जिन लोगों ने ऑयल सीड प्रोसेसिंग पर इस संस्थान में काम किया उनमें से एक है। और इसमें खास तौर पर जो मस्टर्ड या सरसों है उस पर इनका काम है। Let me tell for the benefit of those who don't understand English very well, Hindi very well, let me tell them that Dr. Tyagi has been working in the area of mustard for past almost 20-25 years, and he is one of the most prominent scientists who knows about the mustard processing. Not only the engineering part, but also the chemical part of the same. Actually, we had conducted some business meets sometimes back, and during that business meet, an idea came that let us have some thematic business meets. So the technologies which have been developed by CIFET under AICRP on PHET also, so those technologies which are available for commercial exploitation, let us tell about the stakeholders. That stakeholders could be students, stakeholders could be entrepreneurs, stakeholders could be farmers. So for all of them, this is a very thematic kind of business meet where we will be talking only about the mustard processing and everything about mustard, and regarding machinery, regarding technology, regarding products, regarding use of byproducts. So all of these things will be done, and similar activities will be conducted, as Dr. Yadav told. Similar 8 more activities will be conducted in the coming 8 months. ये आने वाले 8 महीने में हम लोग अलग अलग विषयों पर, मखाना पर, प्रोटीन पर, इनकैप्सुलेशन पर और बहुत सारे जो हमारे विषय हैं जिसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, उस पर हम लोग अलग अलग थीमेटिक सेमिनार्स करने वाले हैं। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये सारे सेमिनार्स ये ज़्यादातर कमर्शियल थीम पे रहेंगे, जिससे कि पूरी तरह से जानकारी हम लोग किसी को दे सकें।
इसी तरह से एक और सीरीज हम लोग चालू करने वाले हैं। तो 3 सीरीज हम सिपेट की तरफ से अभी इनिशिएट करने वाले हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में। एक सीरीज है हमारी टेक्नोलॉजी सीरीज जिसका शुभारंभ हुआ है। दूसरी सीरीज जो है वो है नॉलेज सीरीज, और इस नॉलेज सीरीज में जो है 31 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। वो ज़्यादा वो उपयोगी रहेगा स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए, और उसके भी टॉपिक्स हम लोग आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अभी जो 31 तारीख को होने वाला है वो है मशरूम बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर मशरूम प्रोडक्शन एंड मशरूम क्वालिटी, उस पर है। और इसके आगे फिर हम लोग एनिमल प्रोडक्ट पे, फिशेस पे, और अलग अलग इस पे जो टेक्निकल कम और एकेडमिक ज़्यादा, इस तरह के भी सेमिनार्स हम लोग करेंगे। और थर्ड सीरीज जो अभी शुरुआत नहीं हुई लेकिन वो होगी एग्रीकल्चर इन पोस्ट हार्वेस्ट की हिस्ट्री पर। तो जो एमिनेंट साइंटिस्ट हमारे देश के हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करते हुए पोस्ट हार्वेस्ट की सीरीज पर भी हम हिस्ट्री पर भी हम एक सीरीज करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए कि हम चाहते हैं कि सिफेट बिकम्स ए रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, ए हब ऑफ नॉलेज एंड हब ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर ऑल द कंट्री। एक दूसरा, वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए भी, among all those scientists who are working on AICRP, for you also we want to be as a window or as a platform to reach out to the rest of the country, and why only country, even outside country, so that your technologies can be taken up by different stakeholders across the country and across the globe. And that is what we wish, and for that purpose only we have started this. In coming months, we have many more ambitious programs. We might have a mega conference, online conference, wherein some of you will be given an opportunity to present your technologies at a larger scale. So all those programs are in the coming years, coming months. They will be announced at appropriate time. I am very happy that the number is now swelled to 175. And this shows the efforts of all the organizers in communicating about this program to everybody. And I wish that all of you be present in all our future programs as well. I am now giving it back to Mr. Vikas Kumar to continue the program, and I am wishing all the best for this particular first program in the series. Thank you very much. Thank you so much, sir, just for briefing the vision of our institute, especially with regard to the webinar series and the lecture in terms of technology series, knowledge series, and the the series of the experienced eminent scientists in the line of post-harvest engineering. Thank you again, sir, for briefing about the agenda of what we are going to set for the upcoming months. Thank you so much. Abhi hamara, this is the time to welcome our speaker. And just in a short time, I will brief you all that Dr. S.K. Tyagi sir, as rightly told by our honorable director sir also, sir is Dr. Tyagi sir is the eminent scientist in the line of mustard processing, and sir has a vast years of experience in both in research as well as in industry. I do hope that that his deliberations, and especially on byproduct utilization, value addition of the mustard byproducts, will be of very useful to you. So with this background, I will request upon Dr. Tyagi sir to take the session forward. धन्यवाद डॉक्टर विकास। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूं जिससे कि सभी लोग इस बात को समझ सकें कि जो मस्टर्ड है उसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, क्या देश में उसकी प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। जो मेरी स्लाइड्स होंगी वो इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन हिंदी में करता हुआ चलूंगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ इंग्लिश में ही बताऊंगा। क्योंकि इस कार्यक्रम में, इस गोष्ठी में बहुत सारे कृषक भी हैं, किसान भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं उन सब चीज़ों को कवर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले, जैसे कि निदेशक महोदय ने कहा कि मैं मस्टर्ड पे काम कर रहा हूँ, ये सही है। तो हमारे देश में जो ये कृषि है, कृषि के अंदर जो सरसों है, सरसों का तेल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में सरसों का तेल का महत्वता जो है वो ज्यादा है।
हम लोग जो है सरसों का तेल खाते हैं, सरसों का तेल को लगाते भी हैं और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका यूज हम बहुत सदियों से करते हुए आ रहे हैं। सरसों जो है हमारे देश में जो है, जो वैसे अगर हम बात करें पूरे जो है तेल की बात करें, सरसों के अलावा सभी तेल की खदान की बात करें, तो हमारे देश में जो रिक्वायरमेंट है तेल की वो 25 मीट्रिक टन के आसपास है। लेकिन होता है क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 11 मीट्रिक टन है। तो हमको क्या करना पड़ रहा है, 14 मीट्रिक टन ऑयल जो है उसका हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर से। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो है हमको लगभग 75,000 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जो भारत सरकार है वो इस बात के लिए बड़ी कृतज्ञ संकल्पित है कि हम कुछ भी ऐसे प्रयास करें ताकि देश के अंदर जो है तिलहन उत्पादन बढ़े और अब देश जो है इसके ऊपर खुद ही अपने स्वावलंबी हो जाए, खुद ही हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करें और खुद ही उसका इस्तेमाल कर सकें, बाहर से हमें पैसा खर्च ना करना पड़े। जितना भी तेल है 40% जो प्रोडक्शन है वो हम लोग मीट आउट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट का, लेकिन 60% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और जो इंपोर्ट हो रहा है उसके अंदर लगभग 53% पाम ऑयल है, 5% सोयाबीन है, 2% सनफ्लावर ऑयल है। और जो देश के अंदर प्रोडक्शन है उसके अंदर 26% मस्टर्ड पैदा होती है, 20% सोयाबीन होती है और 10% के करीब जो है सनफ्लावर और बाकी छोटे मोटे तेल जो है वो इस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो देश में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं उसमें सबसे पहले यह है कि किसानों को हम आकर्षित करें कि वो सरसों की पैदावार बढ़ाएं या वो सरसों की खेती करें। जैसे पंजाब है, पंजाब में किसान सरसों की खेती करते ही नहीं है, उनको लगता है कि चावल उगाए उसके बाद जो है वो गेहूं उगाए, वो मस्टर्ड के ऊपर खेती करने के लिए नहीं जाते। लेकिन इस बार क्या हुआ है, पिछले वर्ष से सरसों के जो रेट है वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि किसान अब सोच रहे हैं कि हम सरसों को खूब उगाएं। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरसों की उत्पादन बढ़ाने के लिए हम कई सारे प्रयास कर सकते हैं और जो किए भी जा रहे हैं देश में। जैसे मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है जो सरकार कह रही है कि उसे करें। अभी हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो हम लोग जो है केवल 1.5 टन पर एकड़ का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। देश में ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की जा रही है ताकि हम 2.5 टन पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन कर सके। तो ये प्री हार्वेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसको देश करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो पहले हमारे देश में जो टोटल 61 लाख हेक्टेयर लैंड जो थी वो जो इस तरह के तेल से संबंधित जितनी फसलें हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी और 82 लाख टन का प्रोडक्शन होता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट के प्रयासों से 73 लाख हेक्टेयर लैंड यूज की जा रही है इस तरह के ऑयल से संबंधित फसलों के प्रोडक्शन के लिए, और अब हम देश में 110 लाख टन का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। देश में जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो 2.77% हो गई है अप टू 2019 तक, लेकिन जो कंजम्पशन है वो डबल हो गया। अब हमारे देश में लगभग 19 kg पर एनम पर पर्सन कंजम्पशन है। वैसे आईसीएआर कहता है कि 11 से 12 किलोग्राम पर एनम सफिशिएंट है, लेकिन हमारे देश में अभी 19 किलो पर एनम पर पर्सन कंजम्पशन कर रहा है ऑयल का, जो कि 2025 तक उम्मीद की जा रही है कि वो 23 kg पर एनम पर पर्सन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इमीडिएट जरूरत है कि हमारे देश में प्रोडक्शन इसका बढ़ जाए। मिक्स क्रॉपिंग करें। हमारे देश में पिछले 3 सालों में 175 वैरायटीज डेवलप की गई हैं जिससे कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके साथ साथ देश में जो है किसानों की इनकम डबल करने के लिए भी गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को इनकम बढ़े, वो ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करें जिससे कि उनकी इनकम बढ़ जाए, केवल गेहूं पे और चावल पे डिपेंड ना करें। राजस्थान में, उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर जो है सरसों का प्रोडक्शन काफी बढ़ाया जा रहा है। देश में पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी काफी कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी लैंड जिसको अभी तक किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा था, वो जो आपके तिलहन संबंधी जो फसलें हैं उनके उत्पादन के लिए इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए। तो इस तरह की कोशिश भारत सरकार द्वारा की जा रही है। अब चूंकि देयर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, सो the government is thinking, even everybody is worried about this gap, what the efforts we have to make to fill this gap। इसीलिए करते करते क्या हुआ, कंसेप्ट आया कि हम ब्लेंडिंग करें, ऑयल के अंदर ब्लेंडिंग की जाए। तो जो सरसों का तेल है उसके अंदर राइस ब्रान ऑयल की ब्लेंडिंग अलाउ की गई, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि हम FSSAI के थ्रू वो अलाउड था और एगमार्क सर्टिफिकेशन लेना भी कंपलसरी था उसके लिए। तो उसमें क्या होता था कि जो सरसों का तेल है उसमें रिफाइंड राइस ब्रान की मिक्सिंग अलाउड थी। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कोई भी 2 ऑयल आपस में मिक्स की जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ऑयल कम से कम 20% होगा। तो इस तरीके से ब्लेंडिंग होती रही, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने रिफाइंड राइस ब्रान लाने के बजाय
क्रूड राइस ब्रान ऑयल को मिक्सिंग करनी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ, क्वालिटी खराब होनी शुरू हुई। तो इस बात को बार बार एफएसएसआई में डिस्कस किया गया। मैं भी एफएसएसआई का एक मेंबर हूं जो इस कमेटी का सदस्य हूं। तो अभी पिछले कुछ महीनों पूर्व हम लोगों ने डिसाइड किया कि मस्टर्ड ऑयल में किसी भी तरह की ब्लेंडिंग हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग के नाम पे उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा डिटोरिएट किया जाता था। वैसे देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम था जिससे कि हमारे को ये बताया गया कि जो सरसों का तेल है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इस तरह का बहुत सारे में अफवाहें फैलाई गई। हमने अभी तक कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जहां पे ये पता चला हो कि ह्यूमन ट्रायल हुए हो और सरसों का तेल खाने से कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हुई हो। चूहों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें ये बताया गया कि अगर मस्टर्ड ऑयल को हम ज्यादा खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में आर्थराइटिस हो जाता है, या हार्ट की पंपिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, या हमको जो है थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा जो जिक्र है वो चूहों के ऊपर रिसर्च के ऊपर आधारित है। अभी तक ह्यूमन ट्रायल इसके ऊपर नहीं हुए। जितने भी विदेश है जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, या आपका यूके है, या जितने पश्चिमी देश है, वहां पर सरसों के तेल को एडिबल कैटेगरी में नहीं रखा हुआ है। उन लोगों ने इस ऑयल को नॉन एडिबल कैटेगरी में रखा हुआ है और वहां पर केवल 100 ml या 200 ml की बोतल में ही इसको बेचा जाता है। लेकिन हमारे देश में, चाइना में या दक्षिण एशिया में इसका कंजम्पशन सदियों से होता आ रहा है। वहां पर यह कहा गया इसके बारे में कि इसके अंदर यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर ग्लूकोसिलेट्स होता है। तो उसके बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई जिनकी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका सत्यापन अभी नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या किया, इस बात को ध्यान में रखा। यहाँ पे सीफेड में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे पहले यहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर बिस्ट, उन्होंने मेरे को ऑयल के ऊपर काम करने के लिए बोला और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऑयल के ऊपर कुछ कार्य करूं, और उन्होंने मस्टर्ड ऑयल के ऊपर काम करने के लिए कहा। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो ये था कि मैं कोई एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करके मस्टर्ड के प्रोडक्शन को बढ़ाऊं, मस्टर्ड ऑयल को निकालूं, ज्यादा ऑयल निकले। कुछ वर्क जो था वो पंतनगर में किया था डॉक्टर सरकार ने। उन्होंने कुछ एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करके लिपोप्रोटीन्स को आपस में ब्रेक किया था। तो जो ऑयल लिपिड और प्रोटीन्स के साथ में मिला हुआ था उस लिपिड को हमने एक्सट्रैक्ट करके तेल निकालने का प्रयास किया। जब हमने उस टेक्नोलॉजी को किया तो थोड़ा तेल तो बढ़ा, लेकिन वो इकोनॉमिक वायबल नहीं था। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने 99 में यहाँ पर शुरू किया सीफेट में। तो प्री ट्रीटमेंट करने से ऑयल की रिकवरी थोड़ी बढ़ी, लेकिन कॉस्ट इकोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इकोनॉमिक वायबल नहीं रहा। तो ये चीज से शुरुआत हुई हमारे इस कार्यक्रम की और इस सरसों से संबंधित रिसर्च वर्क की। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये बात बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है कि जो सरसों है, सरसों के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं जो स्किन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करती हैं या सॉल्व करती हैं। या कोई पेन हो तो कान में वगैरह में तो लहसुन के अंदर सरसों का तेल को मिला के कान में डाल लेते हैं, या ऐसा बहुत सारा आयुर्वेद में मिलता था। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसको ऐसा कर रही है। तो मैंने उसको पढ़ा और हमने उस कंपाउंड को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया और इसमें हमें सफलता मिली। हमने उस कंपाउंड को इस मस्टर्ड के अंदर से निकाल लिया और सीफेट को पहला पेटेंट उसी पे मिला। तो हमें एक पेटेंट मिला जिसके अंदर हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट जो था मस्टर्ड का उसको सेपरेट आउट किया। तो यहां से हमने इस शोध को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करते करते उसके ऊपर और अंदर घुसे तो और कुछ मिला, फिर और अंदर घुसे तो कुछ और मिला। ऐसे करते करते हमने मस्टर्ड के ऊपर 4-5 पेटेंट ऑब्टेन किए और मस्टर्ड के ऑयल को सल्फर फ्री मस्टर्ड ऑयल का हमने प्रोडक्शन किया, उसको बाहर निकाल लिया। और जो कंपाउंड था उससे हमने बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए और जिनका इस्तेमाल मैं अब स्लाइड्स के थ्रू आपको धीरे धीरे करके फोटो के थ्रू दिखाऊंगा। तो अब मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूं, फिर मैं धीरे धीरे हिंदी में आपके साथ में उसको बताता चलूंगा। जो मेरे को जो टॉपिक है वो है बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन ड्यूरिंग मस्टर्ड प्रोसेसिंग। दिस इज अ टॉपिक विच आई हैव टू गिव माय प्रेजेंटेशन। And introduction is, as you know, that India is a major producer and consumer of oilseeds. Their products are the third largest rapeseed mustard producer in the world. Major rapeseed and mustard growing countries are China, Canada, Indian subcontinent, and Northern Europe. Rapeseed and mustard belong to family Brassicaea. These are the major states which are producing this, and Rajasthan is number 1, and Rajasthan, UP, and some other states, Punjab and Haryana. You can see these states are producing the mustard seed.
Growth in annual oilseed production was 2.77% in 2019, but consumption became 19, that is just double. This mismatch responsible for 75,000 crore import. Mustard contain about 20% by weight of hull portion, which imparts dark color. High amount of crude fiber, about 70% in the mustard rapeseed meal, and also dark color to the oil. The cake finds very limited use for food feed purposes. Hence, an integrated approach for processing of mustard rapeseed was developed for obtaining a good quality oil and mustard cake with low content of crude fiber suitable for food and feed uses. आप देखिए कि मस्टर्ड में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का सीड है, उसके अंदर तेल निकल जाता है, बाकी जो बचता है वो खल बच जाती है। यही मस्टर्ड का अब तक का यूज रहा। मस्टर्ड का तेल निकाल लिया, बाकी जो खल बची वो खल जानवरों को डाल दी। अब तक जो है कुछ साल पहले तक यही लोगों को कंसेप्ट है कि दो चीज के अंदर इसमें इस्तेमाल होती है। हम लोगों ने क्या किया है कि मस्टर्ड के अंदर एक तो वो कंपाउंड है जो कि सल्फर कंपाउंड है, उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट आउट किया। उसके बाद में जो मस्टर्ड की केक थी उसको डीबिटर किया, डीहल किया, और उसके अंदर से हमने प्रोटीन आइसोलेट किया, हाइड्रोलाइज प्लांट प्रोटीन बनाया, टेस्ट एनहेंसर बनाया, उससे हमने ब्रेड बनाए, बिस्किट बनाए, नूडल बनाए, और बहुत अच्छे इंटरनेशनल पेपर में वो पेपर छपे और आज भी बहुत अच्छे साइटेशन उसके चल रहे हैं। इसी तरीके से जो कंपाउंड्स है उससे हमने बायो फर्टिलाइजर बनाए, हमने बायो पेस्टिसाइड बनाए, हमने यूरिया एडजुवेंट बनाया, हमने मॉस्किटो रिपेलेंट बनाया, हमने सैनिटाइजर बनाया, जो कि जो कोरोना वायरस है उसको 99% किल करता है, जो कि हमने टेस्ट भी करा लिया। तो इस तरीके से मस्टर्ड के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स को हमने यूज किया, और केवल मस्टर्ड का जो यूज केवल तेल निकालने में और केवल खल खाने के लिए इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए, उसके अलावा भी हमने बहुत सारा काम किया। अब ये जो है बेसिकली ये मस्टर्ड की सीड है, ये मस्टर्ड की सीड में इस तरह से चीज होती है। मस्टर्ड की सीड में जो है जो ऑयल है वो सेंट्रल पोर्शन में है, ग्लूबुल्स है ऑयल के जो इसके अंदर रहता है। बाकी क्या है कि जितने भी बॉटनिकल थिंग्स हैं उनके अंदर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यानी कि जो सीड है, सीड का जो कवर है, सीड के कवर के अंदर एक लेयर है जिसको बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स की लेयर होती है बारीक सी, और एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं मायोनेज एंजाइम। तो होता क्या है कि ये नेचर ने सीड के अंदर एक लेयर रखी है जो मायोनेज के प्रेजेंस में रहती है, लेकिन आपस में टच नहीं होते। अगर सीड पंचर नहीं है, होल सीड है, तो ग्लूकोसिनोलेट्स और मायोनेज आपस में टच नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये पंचर होता है सीड, तुरंत मायोनेज और ग्लूकोसिनोलेट्स आपस में टच कर जाते हैं, और मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसके अंदर एक एरोमेटिक और या एलिफेटिक कंपाउंड निकलता है जो इसके अंदर पंजेंसी देता है। वो सल्फर कंपाउंड है, वो आंखों में लगता है। तो होता क्या है कि जब सीड को कोई इंसेक्ट टच करता है तो उसे क्रश करने की कोशिश करता है, तो वो ऑटोमेटिक एक स्मेल निकलती है, वो कीड़ा भाग जाता है। तो ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है सीड के अंदर। अभी अगर हम सारे सीड को एज सच क्रश करें तो क्या होता है कि वो जो कंपाउंड है वो ऑयल के अंदर स्प्रेगली सॉल्युबल है, वो कंपाउंड ऑयल के अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि मस्टर्ड का जो ऑयल है जब हम उसको बाहर निकालते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें आंखों में पंजेंसी लगती है, या लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो हमारी आंखों में लग रही है या चुभ रही है। तो वो कंपाउंड एज सच ऑयल के अंदर नहीं होता, वो सीड के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही इसे पंचर करेंगे वो ऑयल के अंदर एंटर कर जाएगा और ऑयल को पंजेंट बना देगा। ये चीज बेसिकली होती है ऑयल के अंदर। तो ये एक प्योरिटी और मस्टर्ड ऑयल के लिए तो ठीक है कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही ये कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी किसी भी ऑयल सीड के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। तो बेसिकली जब पंचर करेंगे तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो पंचर होने पर इसको आगे ले जाएगा और इसको बनाएगा। तो हमने इसके ऊपर काफी काम किया। दूसरा मैं भी इसको कवर करूंगा थोड़ा आगे जाके। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मस्टर्ड प्रोटीन इज ऑफ हाई क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एमिनो एसिड बैलेंस and is comparable to that of groundnut and may also serve as a potential source of protein hydrolysates. Hydrolyzed protein contain free glutamates which works as flavor enhancer. Mustard contains significant amount of glutamic acid, that is 18.10 gram per 16 gram of nitrogen, which makes it suitable as a raw material for preparation of protein hydrolysate. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आप मैगी का मसाला खाते हैं, जो मैगी का मसाला होता है, जो टेस्ट है उसके अंदर जो मसाला है, बाकी तो नूडल्स है उसके अंदर जो मसाला डालते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता था, जिसको हम पहले कहते थे एजिनोमोटो, जो बैन हो गया था, उसका एक सब्स्टिट्यूट उन्होंने जो है, जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट का डीऑइल्ड ग्राउंडनट केक से वो एक्सट्रैक्ट आउट किया, जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, उससे उन्होंने टेस्ट एनहेंसर बनाया।
तो मैगी ने 1953 से इस टेक्नोलॉजी पे काम किया। उन्होंने डिफरेंट ऑयल सीड को इस्तेमाल किया, उन्होंने जो सनफ्लावर है उसको यूज किया, उन्होंने ग्राउंडनट को यूज किया, उन्होंने मस्टर्ड को यूज करा, उन लोगों ने जो है सोयाबीन को यूज किया। लेकिन सब में कुछ प्रॉब्लम थी। जब सोयाबीन यूज किया तो जो उसका पाउडर आया उसके अंदर गनी टेस्ट था, तो उसको उन्होंने लाइक नहीं किया, तो वो ड्रॉप हो गया। मस्टर्ड के अंदर बिटर टेस्ट था, ड्रॉप हो गया। सनफ्लावर का कलर ब्लैक था बहुत ज्यादा, तो वो एस्थेटिक अपील नहीं थी, उसे ड्रॉप कर दिया। तो उन लोगों ने जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट को बनाया घुमा फिरा के फ्रॉम डी ऑयल केक, उसके लिए ग्राउंडनट को इस्तेमाल किया गया। तो ये टेक्नोलॉजी 1953 से लेके और अराउंड 83-84 तक एक टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट हुआ, और नेस्ले प्लांट है यहाँ पर वो बनता है। हम लोगों ने चूंकि मस्टर्ड को डीहल करने की टेक्नोलॉजी की, उसके ऊपर पेटेंट लिया, मस्टर्ड को डीबिटर किया उसके पाउडर को, उसके ऊपर पेटेंट लिया, और उसके बाद हमने मस्टर्ड को सेम प्रोसीजर से उसके अंदर से मोनोसोडियम ग्लूटामेट को एक्सट्रैक्ट आउट किया और टेस्ट एनहेंसर किया। वो एक प्रोजेक्ट था जो हमने सीफेड में कंप्लीट किया, और टेस्ट एनहेंसर हमने मस्टर्ड के डीहल्ड, डीबिटर्ड, डी ऑयल्ड केक से डेवलप किया। तो जो ग्लूटामिक एसिड है वो मस्टर्ड में काफी ज्यादा है, और मस्टर्ड के अंदर जो एक बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि जो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो है, जिसे पीईआर बोलते हैं, वो मस्टर्ड का 109 है, सनफ्लावर का 74 है, सफ्लावर का 77 है, सोयाबीन का 86 है, और फ्लैक्स सीड का 92 है। अगर बेसिस हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं हम लोग केजिन को 100% लेकर देखा जाए तो मस्टर्ड का 109 आता है। मींस unless or until we are having a technology of debittering, dehulling and de-oiling of complete de-oiling of the mustard cake, we are unable to develop this taste enhancer. But we got this technology and we developed this material. So first time in the world we developed this. This is the taste enhancer with the help of de-oiled, debittered, dehulled mustard seed. This is a value addition of this amazing crop. Beside this, the seed contains about 34 to 45% oil. Oil contains around 92 to 98% triacylglycerol of fatty acids, and remaining portion is lipid compounds, unsaponified hydrocarbons, terpenes, sterol, tocopherols, and etc. etc. This oil is having very low saturated fatty acid, so refining of mustard oil is not required. It is having mono polyunsaturated fatty acid, oleic acid that is said to be omega-9. It is around 8 to 40. Linoleic acid that is omega-6 that is 10 to 29%. Linoleic acid omega-3 5 to 18%. But it is having erucic acid. Erucic acid is around 42 to 57%. The concern of the pupil is that it is enriched in erucic acid that is 42 to 57%. So what happened? Canadian people developed genetically modified mustard seed. उन्होंने genetically modify करके एक mustard seed को canola seed develop किया। उसमें यूरिसिक एसिड को काफी कम कर दिया गया और ग्लूकोसिलेट्स को भी काफी कम कर दिया गया, और उससे बोला गया कि वो 0-0 वैरायटी है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये दो कंपाउंड कम हुए तो मस्टर्ड की जो बाकी प्रॉपर्टीज थी वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो यानी कि वो ऐसा हो गया जैसे देसी गाय का दूध हो और जो गाय दूसरी है जो हाइब्रिड गाय है उसका दूध हो। तो जो क्वालिटी है, जो देसी गाय की जो क्वालिटी है दूध की, वो थोड़ी बेटर है, और उसकी जो दूध की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जो हम बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो कैनोला सीड से नहीं कर सकते, वो हम मस्टर्ड के सीड से ही कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो एज सच इरूसिक एसिड हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसके ह्यूमन ट्रायल के ऊपर कोई भी रिसर्च पेपर एज सच अवेलेबल नहीं है। रेट्स के ऊपर कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, बट ह्यूमन ट्रायल्स स्टिल वी आर नॉट गेटिंग। मस्टर्ड ऑयल में जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो लिनोलिक एसिड जो है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 11 है, लिनोलिक ओमेगा 6 13.31 है, ओलिक एसिड 9.56 है, इरूसिक एसिड 42.16 है। जो रिकमेंडेशन है, जो कि WHO की रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से पूफा यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड 0.8:1 होना चाहिए जो मस्टर्ड में है। इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड टू मूफा टू पूफा दैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी
1:1.5:1। तो ये जो WHO की रिकमेंडेशन है वो मैच करती है मस्टर्ड के साथ में। मस्टर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी है इसकी, जो फैटी एसिड कंपोजिशंस है, वो हेल्थ के लिए काफी गुड है, काफी अच्छी है। ये बड़ा स्टेबल ऑयल है। इसके अलावा जो हम अचार डालते हैं वो केवल मस्टर्ड ऑयल में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव क्वालिटी है ड्यू टू दैट कंपाउंड, जो बाकी किसी भी ऑयल में नहीं होती। आप देखिए कोई भी ऑयल हो, किसी भी ऑयल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो मस्टर्ड के अंदर है। जैसे हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें, कॉटन सीड ऑयल जो है इसमें ग्रीसीनेस कम होती है, इसको बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे नमकीन बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अंदर एक कंपाउंड है जो कि इंपोर्टेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ज्यादा कंजम्पशन इसका नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। तो बाकी जैसे ऑलिव ऑयल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा ऑयल है, ऑलिव ऑयल में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ ऑलिव ऑयल इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर पर्पस। सपोज हमको फ्राई करना है किसी चीज को, तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल फिट है उसके इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा क्या है कि मस्टर्ड के अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल, जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी के अंदर, उसे ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में जहां पर लोग मस्टर्ड ऑयल को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनके चेहरे पे थोड़ा सा खिंचाव रहता है, एजिंग थोड़ी स्लो रहती है। तो एजिंग जो है उसको कंट्रोल करता है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की ये खास पहचान है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो मार्केट में है, जो मस्टर्ड ऑयल है, उसके ऊपर क्या है, मार्केट में जो मस्टर्ड ऑयल मिलता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जुड़ी हुई है। क्या होता है कि हम कहते हैं कच्ची घानी का तेल, हम कहते हैं पक्की घानी का तेल। तो कच्ची घानी और पक्की घानी क्या है ये लोगों को नहीं पता, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहले क्या होता था, कोलू चला करते थे। तो कोलू जो होता था उसके अंदर जो लकड़ी होती थी, इमली की लकड़ी से कोलू बनता था। तो कोलू के अंदर क्या होता था कि जब क्रश करते थे सीड को, उसमें पानी डालते रहते थे ऊपर पंजेंसी डेवलप करने के लिए, यानी वही रिएक्शन ग्लूकोसिलेट्स मायोनेज प्लस वाटर, उसकी रिएक्शन से पंजेंसी यानी जो थायोसाइनेट है वो डेवलप हो रहा है, वो ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो उस ऑयल के अंदर हाईली पंजेंट ऑयल कहलाएगा। तो होता क्या था कि जब हम लकड़ी के कोलू में तेल को निकालते थे तो लकड़ी में टेम्परेचर शूट अप नहीं होता, टेम्परेचर 100 से नीचे रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो ऑयल आता है वो हाईली पंजेंट होता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर 120 के आसपास जाएगा तो वो जो कंपाउंड डिसॉल्व हो गया तेल के अंदर, वो एवोपरेट कर जाता है, वो निकल जाता है, उसका कंटेंट कम हो जाता है। इसीलिए वो हाईली पंजेंट होता है कोलू वाला। तो पहले कोलू का तेल निकालते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जब तेल निकाला तो जो केक था उसके अंदर मोर देन 18% 20% तेल रह गया, तो वो इकोनॉमिक वायबल नहीं रहा। तो उसके बाद में एक्सपेलर डेवलप हुए। एक्सपेलर में क्या है कि मेटल से क्रशिंग होती है, तो वहां टेम्परेचर शूट अप हो जाता है। टेम्परेचर शूट अप होने से क्या होता है कि बहुत सारा जो पंजेंट मटेरियल ऑयल में डिसॉल्व हुआ वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एवोपरेट कर जाता है, तो उसका जो कंटेंट है इन ऑयल कम रह जाता है। देखा जाए तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजी ऑफ लोगों की जो साइकोलॉजी है नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल में, वो लोग हाईली पंजेंट ऑयल लाइक करते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं कि ये पक्की घानी का तेल हो गया। पंजाब में लोग पक्की घानी लाइक करते हैं, कच्ची घानी लाइक नहीं करते। लेकिन ईस्टर्न यूपी में और जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में बंगाल साइड में लोग हाईली पंजेंट ऑयल लाइक करते हैं। तो बेसिकली पंजेंसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट मटेरियल which is sparingly soluble in oil. But if we process the oil at low temperature, it's sustained in the oil. But if the temperature shoots up, that thing becomes evaporative and it comes out. That is the thing. उसके बाद क्या होता है कि जब हम कितना भी अच्छे एक्सपेरिमेंट में तेल को निकालें, फाइनली जब हम तेल को निकालते हैं तो उस तेल के अंदर क्या है, जो केक रहता है उसके अंदर 8.5% 9% तक तेल रह जाता है केक के अंदर। तो ऐसा जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है वो केक को बेचते हैं, जानवर खाता है, फाइनली वो ऑयल जो है जानवरों की बॉडी के अंदर हेल्पफुल होता है, मिल्क के अंदर उसकी वैल्यूज बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है इंडस्ट्री में ये चीज इकोनॉमिक वायबल नहीं हो पाती। तो होता क्या है कि जो मार्केट है एवरीथिंग रन्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूज। So what happens once you go to the market, you will see that this oil is available at the cost of 150 and this oil is available at the cost of 180. So people will purchase 150 oil. They don't know actually what is inside the oil. They get the cost only and they purchase the material on the basis of the cost. This thing happens. तो उसमें क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री है उसमें क्या करते हैं, जो बहुत छोटे मैन्युफैक्चरर हैं वो राइस ब्रांड का ऑयल जो है उसके अंदर मिला देते हैं ऑयल के अंदर। वो राइस ब्रांड का जो ऑयल होता है
वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है देखने में जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन वो क्रूड राइस ब्रान का सेमी रिफाइंड फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं डिओडराइज्ड राइस ब्रान। मैं अभी फोटो दिखाऊंगा उसकी आपको। तो वो ऑयल को मिला देते हैं, तो वो कॉस्ट जो है कंपनसेट हो जाती है और उसको मार्केट में बेचते हैं लोगों को। तो चूंकि अब तक लॉ परमिट कर रहा था, ब्लेंडेड ऑयल की परमिशन थी, तो क्या था कि उस ऑयल को 20% मिलाना अलाउड था। तो लोग 80% मिलाते थे मस्टर्ड ऑयल, सॉरी राइस ब्रान, और 20% मिलाते थे मस्टर्ड, और उसको एडिबल बनाकर उसे बेच देते थे। जबकि अलाउड था रिफाइंड राइस ब्रान मिलाना, लेकिन वो मिलाते थे सेमी रिफाइंड राइस ब्रान। तो यही चीज एफएसएसआई ने इस बार रोक दी है। इसके अलावा जो अब प्रैक्टिस है वो क्या है कि ऑयल जो होता है, जो आपका केक होता है, केक के अंदर 8.5% ऑयल होता है, इसको सॉल्वेंट यूनिट पे ले जाते हैं। सॉल्वेंट यूनिट से उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जब वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है, उस ऑयल को थोड़ा रिफाइन करके इस ऑयल में मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो मैकेनिकल एक्सपेलर से जस्ट 33% तक ऑयल निकल रहा था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से टोटल ऑयल एक्सट्रैक्टेड आउट हुआ, वो कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे फॉर्चून है, उसका जो ऑयल है वो दोनों ऑयल की मिक्सिंग है, लेकिन वो मस्टर्ड में मस्टर्ड की मिक्सिंग है, इसलिए वो एडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन उसके अंदर दो तरीके से निकला हुआ ऑयल मिक्स किया गया है, वन इज मैकेनिकल एक्सप्रेस्ड ऑयल, अनदर वन इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल। तो उस ऑयल को दोनों को मिला के आपको दिया जाता है और हम लोग मार्केट में उसे खरीदते हैं। दैट इज बिग ब्रांड। अब आप पहचान कैसे करें उसकी? उसकी पहचान ये होती है कि वो तेल थोड़ा काले रंग में होता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप उस तेल को गर्म करेंगे तो वो तेल और डार्क कलर का हो जाएगा, उसके अंदर से स्मोक निकलेगा। जिसके अंदर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल मिला हुआ है, वो ऑयल को गर्म करने से कलर और डार्क होगा, उसके अंदर स्मोक फॉर्मेशन होगा। और अगर आपका तेल प्योर एक्सपेलर से निकला हुआ है या मैकेनिकल एक्सप्रेशन से निकला हुआ है, वो गर्म करने से लाइट कलर का हो जाएगा और उसके अंदर से कोई स्मोक नहीं निकलेगा, हल्की सी उसकी स्मेल, उसकी जो एरोमा है वो सब आपके पास आएगा। ये सीधी सी पहचान है। और अगर उसमें राइस ब्रान मिला हुआ है तो अगर आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो वो जमना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब रूल जो है अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो लोग बाग राइस ब्रान की मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड मस्टर्ड ऑयल की मिक्सिंग की जा रही है। तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो देश में चल रहा है। जैसे आप देखें कि अगर हम दूध का प्रोडक्शन देखें तो देश में जितना दूध का कंजम्पशन है उतना तो प्रोडक्शन ही नहीं है। तो उसी तरीके से आज अगर हम मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन देखें देश में और कंजम्पशन देखें तो आपको लगेगा कि ये कहां से आ रहा है। तो ये सब इसी तरीके से जो ब्लेंडिंग है, जो एडल्ट्रेशन है, ड्यू टू पुअर इन्फोर्समेंट, हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है थोड़ी कमजोर है, उस स्टेट में ज्यादा, तो उसकी वजह से ये चीज प्रिवेल कर रही है। और जो चीज हो रही है तो कंज्यूमर को थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी जाके वो कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि अंडरवेट बॉटल्स वगैरह आपको मार्केट में मिलती है, उससे भी लोग कॉस्ट को कंपनसेट करते हैं। ये चीजें थोड़ा सा आपको ऐसे कंज्यूमर देखना होगा, तब आप उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो प्योर फॉर्म में है वो अच्छा ऑयल है, बॉडी के लिए अच्छा है, उसके ऊपर काफी रिसर्च पेपर्स हुए हैं। क्योंकि अगर हम तेल सिर्फ एक्सप्रेस से निकालें या हम जो है पंजेंसी मेंटेन करने के लिए और मेथड अडॉप्ट करें तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसीलिए कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिसके अंदर क्या है कि एक्सपेलर के अंदर ही थोड़ा सा कंट्रोल कंडीशन करने से पंजेंसी मेंटेन रहती है, टेम्परेचर को शूट अप नहीं होने देते। वहां पर वाटर जैकेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया, मिराडो ने डेवलप किया, ताकि वो चैम्बर कूल होता रहे और टेम्परेचर शूट अप ना हो और थोड़ा सा एवोपरेशन जो है उसका जो साइनेट ग्रुप है वो निकल ना पाए, वो उसके अंदर सस्टेन रहे, वो चीज डेवलप हुई है। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स हैं सीड के साथ में जो कि उस फॉर्मेशन को स्लो कर देते हैं, उसके एवोपरेशन को स्लो कर देते हैं। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मेरे साथ आई थिंक यहाँ पर इंडस्ट्री से, आईटीसी से डॉक्टर तिवारी जी बैठे होंगे, वो मेरी बात को एक्नॉलेज जरूर करेंगे। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस काम में मुझसे डिस्कस करते रहते हैं। तो काफी अच्छा काम वो यहाँ पर कर रहे हैं और उनको इस बात का पता है कि किस तरीके से पंजेंसी को सस्टेन करते हैं एक्सपेलर में ड्यूरिंग क्रशिंग विदाउट with only using this expellers, they are doing that. इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं, ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। वो ये है, सभी जो है इस बात को समझने की कोशिश करें, कुछ बायोकेमिस्ट भी होंगे यहाँ पर। देखिए, जब सीड खेत में पैदा होता है, जब डेवलपमेंट होता है
तो क्या होता है जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो आज जब हमने सीड को हार्वेस्ट करके स्टोर किया तो कुछ स्टोर करते हार्वेस्ट करते के साथ ही वो बायोकेमिकल प्रोसेस रुक जाते हैं, एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन वो इंटर कन्वर्जन होता है ऑयल के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स का विद द प्रेजेंस ऑफ प्रीकर्सर्स। तो once we pre-harvest immature seed, this reaction stops. So the total content of the oil, if tested by solvent extraction, is not up to the mark which is required. It has been observed if we treat this seed in a particular condition, this biochemical reaction completes and the oil percentage increases from 2 to 9%. You people will not believe, but I'm saying this. And from ITC, Dr. Tiwari is there. Dr. Tiwari can understand. Dr. Tiwari ji, please suggest if I am wrong anywhere, because you have done, I have done this thing. Suppose seed is complete. Please listen very carefully. It is a very, very pragmatic thing which I am telling. In the seed, suppose in the seed, the oil is 42%, complete oil is 42% in the oil. भाई बंद करा, साउंड किसकी चल रही है प्लीज बंद कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट। लगभग 42% ऑयल है, सीड हमारे पास आ गया। आपने देखा होगा अगर हम सीड को रखे हैं तब भी कहते हैं पुरानी सरसों अच्छी है, रखे भी कुछ रिएक्शन होती रहती है, ऑयल कंटेंट बढ़ता रहता है, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन सस्टेन कर जाती हैं विद कंट्रोल कंडीशंस। लेकिन तिवारी साहब ने और हमने कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया है कि जब हम सीड को प्री ट्रीटेड करते हैं, मैच्योर सीड को या इमेच्योर सीड को, और एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखते हैं, तो जो 42% तेल था वो 44% से लेकर 49% तक रिपोर्ट हुआ। अब हो गया सर, 42 से 49% तक तेल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है विद प्री ट्रीटमेंट। अब उसके ऊपर ये मैडम म्यूट कीजिए प्लीज, किसकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट करिए। 42 से 49% तक ऑयल आ रहा है with a certain treatment prior to expelling. This is a miracle, but we are finding the scientific reason of that. We are not able to explain why it is actually happening. We are predicting the things, we are doing our research, but this is true. We have done 400 times the same thing. After giving a pre-treatment, the oil enhancement of the complete seed increases from 2 to 9%. It has been acknowledged by Dr. Tiwari. And I think Dr. Tiwari is there. He's from ITC and he's the chairman. He's the head of the oil section of ITC at Jaipur. So this is a very innovative work and I am taking care of this. Some preliminary study has been done at CFET also. When I was the head of the Agriculture Environment and Control, some biochemists did this experimentation. In PhD also, my RA performed the experimentation 8 or 10 times. We got the similar type of results. So this is a very innovative work which I am telling them now. This is, now you can see the first photograph. This is the oil obtained with mechanical expression. This is the oil obtained with mechanical expression. This oil, this is the black color oil. This is the oil extracted by solvent extraction of the cake. The cake in which 8 to 8.5% oil is there. This oil is extracted with the help of solvent extraction, that is hexane or petroleum ether. This is the oil. This is the color of the oil, you can see. ये कलर है ऑयल का जो हम निकालते हैं पेट्रोलियम ईथर से, हेक्सेन से, सॉल्वेंट यूनिट पे। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसको रिफाइन करते हैं तो ये कलर बन जाता है। ये फाइनल कलर है तेल का। ये भी सरसों का तेल है, ये भी सरसों का तेल है। अब क्या होता है कि ये जो तेल है, ये वाले तेल में जब इस तेल को मिला देंगे, ये दो तेल मिल जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मस्टर्ड ऑयल, ये भी मस्टर्ड ऑयल, दोनों को मिलाने से मस्टर्ड ऑयल बन गया। लेकिन इसका ये प्योर मैकेनिकल एक्सप्रेशन से निकला हुआ तेल है, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से निकला हुआ तेल है। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ इसके अंदर मिलाने से। लेकिन लोग कॉस्ट देखते हैं और ये है फॉर्चून का तेल, ये दोनों मिलके बना हुआ तेल वो तेल है जो सस्ते में आपको मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों का। इसके अंदर एडल्ट्रेशन नहीं है, मस्टर्ड में मस्टर्ड मिला है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन अलग है। ये तेल जो है ये काला तेल है जो सॉल्वेंट से निकलता है, उसे रिफाइन करके ये तेल बनाते हैं और फिर ये आ जाता है ऐसा करके, ये तेल है। दूसरा देखिए,
ये दो तेल है, ये वाला तेल है सोयाबीन का डिओडराइज्ड सोयाबीन ऑयल, नो, इट इज partially refined, not completely refined. This is rice bran, partially refined rice bran oil. These oils are the frequent adulterant in mustard. The cost of this is around half as that of mustard. So people were mixing this oil in mustard to get profit. And now FSSAI has banned this exercise. Although in the beginning it was also not allowed because only refined rice bran oil was allowed. But the people were adding this oil on the name of refined rice bran. This is semi-refined rice bran oil. This was added. In winter people add this soybean refined, partially deodorized soybean refined in winter. And in summer, people was adding this. Because what happens in winter? Because the freezing point of this oil is not very low, so it freezes. Turbidity develops in the oil. So in summer, people were using this oil, and in winter, the people were using this oil. This is the practice undergoing from a long period in the country. Now, I am coming, oil part is over. I think I have covered the oil part. Now I am coming to the cake part. Friends, from the खल, जिसे कहते हैं खल, जिसके अंदर 8% से तेल था, उसको हमने सारा तेल निकाल लिया. उसके बाद हमने क्या किया कि यह है आपका मस्टर्ड का पाउडर. दिस इज द मस्टर्ड पाउडर. दिस इज डीहल्ड, डीबिटर्ड, डीऑयल्ड मस्टर्ड पाउडर. आप देखिए ये पाउडर बिल्कुल ऐसा है, बहुत फाइन वाइट. इससे हमने बिस्किट्स बनाए, नूडल्स बनाए, केक्स बनाए, जितना भी बेकरी प्रोडक्ट हैं सब बनाए इससे. इसके अंदर 47.8% प्रोटीन है जो एडिबल है, और इसके ऊपर कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ. बहुत अच्छा पेपर इसके ऊपर छपा है, मेरे ख्याल से 600-700 इसके साइटेशन भी होंगे. तो ये जो है मस्टर्ड पाउडर से हमने बहुत सारी चीजें बनाई है. दिस वाज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वी यूज दैट पाउडर. यानी कि सरसों की खल को जानवरों के लिए दिया जाता था, आदमियों के लिए नहीं. हम लोगों ने इसको बनाया, इसको यूज किया, मस्टर्ड पाउडर को. इसमें 47.8% प्रोटीन है. यह है इसकी हल, मस्टर्ड हल पाउडर. इसका हल निकाल दिया, ऊपर से छिलका हटा दिया. मस्टर्ड की सीड से हल हटाने की टेक्नोलॉजी हमने पेटेंट लिया, और ये एक बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसको हमने सेपरेट किया है और इसको हमने निकाला है. ये हल है. उसके बाद में जो केक था, हल निकालने के बाद जो सीड था उसके अंदर से तेल निकाला. तेल निकालने के बाद ये बना. अब हमने क्या किया कि इसके अंदर 47.8% प्रोटीन है, इसको हमने 99.9% प्रोटीन पे ले गए. दिस इज यहां से यहां ले गए. इसको बोलते हैं, इस वाली चीज को बोलते हैं हाइड्रोलाइजेट प्लांट प्रोटीन, HPP. ये नेस्ले के पास टेक्नोलॉजी है, HPP की टेक्नोलॉजी, HPP. इससे हमने क्या किया है, ये जो है इसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट का पार्ट है. इससे हमने टेस्ट एनहेंसर बनाया, और टेस्ट एनहेंसर को मैगी के साथ यूज किया, और उन्होंने लैक्टिक टेस्ट कराए. इट इज बेटर देन द हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन डेवलप्ड बाय ग्राउंड नट de-oiled cake. Reason being that I have already told that the PR of mustard is 109 and glutamic acid in mustard is more, so it is better. What was the hitch? Hitch was removal of bittering compound that we removed. So this product was developed by us. So this is a very innovative work which we did. This is from the cake. Now this is the fish feed we developed. This is floating type fish feed we developed. This is sinking type fish feed we developed. This is sinking type fish feed. This is floating type. And this is the animal feed from mustard processing byproducts. Means animal feed with the help of the machine, pilot plant lying in the seafed. We developed these three products from the mustard cake. Now, what is the method of preparation of hydrolyzed plant protein? It is not a new method, but simply dehulled, debittered and de-oiled mustard meal को लिया, उसको HCl में बॉयल किया, NaOH के साथ ट्रीट किया, न्यूट्रलाइज किया, फिल्ट्रेशन किया, रेजिड्यू निकाल दिया, फिल्ट्रेट को लिया है, इस पे ड्राइड किया, HPP हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन डेवलप कर लिया. दिस इज द टेक्निक. इसके अंदर जो इनोवेशन है वो है डीबिटरिंग की, वो हमने निकाला है. अगर आप ऐसे ही करेंगे तो वो बहुत कड़वा पाउडर आएगा, उसका यूज भी नहीं आएगा आपके.
तो वो जो इनोवेशन है वो है बिटरिंग कंपाउंड सेपरेशन की, जो नहीं थी। उसके बाद में पेटेंट बहुत सारे, 1 2 3 4 पेटेंट इसके ऊपर मिले हैं। अच्छा, हमने एक बात और देखी, हमने जब मस्टर्ड का जो सीड था उसको प्री ग्राइंड किया शुरू में, और प्री ग्राइंड करने के बाद जब हमने उसका तेल निकाला तो हमको लगा कि हमने 1 पास कम कर दिया, 20% तक एनर्जी कंजम्पशन कम हो गया, और हम लोगों ने जो 4 पास में तेल निकलता था उसको 3 पास तक ही निकाल दिया। तिवारी जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोगों ने प्री ग्राइंडिंग किया, केवल प्री ग्राइंडिंग किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। शायद उस दौरान कुछ मॉइस्चर की रिएक्शन हुई सीड के अंदर, क्योंकि इट इज ए वेरी lucrative crop. Biochemical reaction goes on all the time when we crush the seed. So during that crushing, probably there were some reactions, and we eliminated the 4th pass, and 25% energy was reduced, and we got the similar results, and we got a patent on this. And that patent was I think for public interest it was disclosed. And this more thing, after that we thought that we did some pre-treatment with the help of X-rays, with the help of ultrasound, with the help of microwaves. That was my concept. I thought that what is the effect of microwaves, what is the effect of X-rays, what is the effect of this ultrasound. So we performed some experimentation with these radiation. These are control. So these are the photograph with 4-volt X-ray, pre-treated sample, that 10 volt. Means this is scientific work, you can see. But finally we got that around 25% more oil recovery is obtained in the second pass itself, because the structure it become brittle inside, the globules become brittle, so cracking take place in the very first pass and oil comes out. That thing we found, because otherwise it was having more elasticity. It takes 3 pass, 4 pass to extract the oil, but after giving this pre-treatment, the globules become brittle, and with a single expression, mechanical expression, the oils comes out. So we did this experimentation at CFAT, and that was also a work done at CFAT. With the help of microwaves, ultrasound and X-rays, we got very good result. Now I am coming to the very important part of the mustard seed. देखिए मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मस्टर्ड की सीड के अंदर उसके जो बाहर का कवर है, कवर के अंदर एक कंपाउंड है, जो कंपाउंड है ये वाला, इसे बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट। इसके ऊपर यहाँ सीफेट से मैडम है दीपिका, उन्होंने भी पीएचडी किया है मेरे अंडर में ही। तो ये ग्लूकोसिनोलेट एक कंपाउंड है, इसका ये स्ट्रक्चर है। मैं ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं मोटा मोटा बताऊंगा। ये कंपाउंड होता है। अब ये जो आर है, आर ये भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंगरिन है। ये ब्लैक और ब्राउन मस्टर्ड में होता है ये वाला कंपाउंड, ये एलिफेटिक फॉर्म है। और ये कंपाउंड जो है ये सिनाल्बिन हो सकता है, इसे एलाइल बोलते हैं, ये व्हाइट मस्टर्ड में होता है। तो अगर ये आर ये वाला है तो इससे बनता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, और अगर ये नहीं है तो कुछ और बनेगा, ये है तो कुछ और बनेगा। ये येलो मस्टर्ड में ये वाला कंपाउंड होता है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। यानी कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड भी जुड़ सकता है, यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड भी जुड़ सकता है, यहाँ पे व्हाइट मस्टर्ड में ये वाला पार्ट भी जुड़ सकता है। बहुत सारे तरह के हमारे देश में जो है मस्टर्ड की वैरायटी है, जो कि जयपुर में जो सेंटर हमारा भरतपुर वाले शायद वो सुन रहे हो। जैसे आपको पता है बी जुनेसिया है, इंडियन मस्टर्ड है जिसका 70% प्रोडक्शन है। बी रैपा है जिसे तोरिया ब्राउन येलो बोलते हैं, ये यूपी राजस्थान में होती है। तारा मीरा है जो उसी की थोड़ी सी डिस्टार्टेड फॉर्म है, या इथोपियन मस्टर्ड है, या बहुत सारी और वैरायटी जो आप लोगों ने डेवलप की है। लेकिन सभी में ये पार्ट कॉमन है, ये वाला आगे वाला सिर्फ आर बदलता है, आर, ये आर बदलेगा, बाकी सारा कंपाउंड सेम रहेगा, तो हार्डली मैटर्स। ओके, तो क्या होता है कि ये जो है ये एक सेकेंड, ये अब क्या होता है कि जैसे ही सीड को पंचर करेंगे तो माइरोनेज एंजाइम सभी के अंदर है। ये एंजाइम इसके साथ मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाता है, ये होता है नाइट्राइट, ये स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, और ये स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं थायोसाइनेट। ये तीन चीज बन जाती है, नाइट्राइट, आइसोथायोसाइनेट या थायोसाइनेट। एंजाइम है माइरोसिनेज, प्रोड्यूस देम व्हेन ग्लूकोसिनेट्स आर पंचर्ड। तो ये ट्रिक है, ये टेक्नोलॉजी है कि हमने ये कब कब बनते हैं, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोल कंडीशन होती है। कंट्रोल कंडीशन हिली, कुछ का कुछ बन गया।
इसका अलग यूज है, इसका अलग यूज है, इसका अलग यूज है। तीनों कंपाउंड का अलग अलग यूज है। कोई कहीं यूज होगा, कोई कहीं यूज होगा, कोई कहीं यूज होगा। वैसे अगर हम इसे ना निकालें तो ये हमारे पेट में जाएगा, जिसे हम कहते हैं पंजेंट ऑयल। तो ये सब चीज पंजेंसी क्रिएट करती हैं और ये घूम फिर के हमारे पेट में चला जाता है। ये एडिबल नहीं माना जाता। ये सब चीज इसकी वो चीजें हैं जिससे हम बहुत सारी अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज लोग इसको लाइक करते हैं क्योंकि इसी से बिटरिंग सी लगती है, इसी से स्मेल आती है या पंजेंसी आती है। अब ये जो नाइट्राइल है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। RC ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल जो है, ये कंपाउंड जो है स्टॉप करता है, डिसरप्ट करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ इंसेक्ट। जो यहाँ एंटोमोलॉजिस्ट बैठे हो वो सुने, ये कंपाउंड नाइट्राइल जो है, ये कंपाउंड स्टॉप करता है, डिसरप्ट करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ इंसेक्ट। इसीलिए हमने इस कंपाउंड से जो डेवलप किया बायोपेस्टिसाइड को, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए 4-5 साल, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमको इसमें मिले हैं। इसके जो टेस्ट ट्रायल हैं वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने भी किए हैं, ये अकोला में भी किए गए हैं कुछ ट्रायल इसके, ये शोलापुर में भी किए जा रहे हैं, ये आपका कोल्हापुर में भी किए जा रहे हैं, ये श्रीनगर में भी किए जा रहे हैं, ये सीफेट ने भी किए हैं अबोर में। ये कुछ इसका जो रीजनल सेंटर है PAU का, वहां पर भी ट्रायल हुए हैं, और हम भी अपने लेवल पे बहुत ज्यादा इसको करते रहते हैं। तो ये कंपाउंड के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो कंपाउंड है इसको हम निकालते हैं, स्प्रे डायर से इस कंपाउंड को निकालते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है और ये पाउडर फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है। ये दोनों हमारे पास है। ये बड़ा स्टेबल कंपाउंड है, चाहे इसको 200 डिग्री टेम्परेचर करो तब भी इसको कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये वो कंपाउंड है जो पाउडर फॉर्म में है, ये इसका कंपाउंड है लिक्विड फॉर्म में। अब ये इसका हमने GCMS किया, प्रोफाइल किया येलो मस्टर्ड से निकाल के, तो ये सब आया। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट था वो था ब्यूटेन नाइट्राइल 4-मिथाइल थायो 7.42। जैसे मैंने आपको बताया नाइट्राइल ग्रुप है, तो ये कंपाउंड यहां से बनता है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊं। हमारा एक सेंटर है जो त्रिवेंद्रम में है, वहां पर कसावा के ऊपर वर्क होता है। तो जो कसावा के प्लांट है उनके अंदर साइनोजन है, वहां डॉक्टर जयप्रकाश है। आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। He is the finest entomologist of India who is working on biopesticide, has developed a pilot plant structure as well in the country. And he has attended around 100 or more than 100 seminars across the world. मैंने उनको विजिट किया तो उन्होंने मेरे को एक कंपाउंड दिया साइनोजन। ब्यूटी ये क्या है कि हमारे कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल मिलके साइनोजन बन जाते हैं। तो उनके कंपाउंड में प्रॉब्लम क्या है कि वो फ्यूमिगेट होता है, वो उसको इंजेक्शन की फॉर्म में वो बनाना के ट्री में देते हैं और सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। उसको स्टोरेज में यूज नहीं कर सकते एज सच, या फील्ड में यूज नहीं हो सकता, वो फ्यूमिगेशन की तरह करता है। हमारा कंपाउंड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये स्प्रे हो सकता है फील्ड के अंदर। अदरवाइज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर कंपाउंड बिकम देयर कंपाउंड। दैट इज द ब्यूटी, दिस इज नेचर। कसावा में वो चीज है जो हमने मस्टर्ड से निकाली है। ये एज सच नहीं होती, ये बायोकेमिकल रिएक्शन करके बनती है। ये GS ब्राउन मस्टर्ड का देखिए, इसके अंदर काफी कंपाउंड हमने निकाले हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये LCMS प्रोफाइल मस्टर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब मैं यहां से आपको दिखाना शुरू करता हूं शुरू से। ये होल मस्टर्ड है, शुरू में होल मस्टर्ड है। होल मस्टर्ड से हमने ग्राउंडेड मस्टर्ड सीड किया। मस्टर्ड को हमने मस्टर्ड की हल को निकाल दिया, हल यानी उसका छिलका। ये आ गया डीहल्ड मस्टर्ड पाउडर। डीहल्ड मस्टर्ड पाउडर से हम लोगों ने एलाइल आइसोथायोसाइनेट निकाला। ये ऑयल है, गलत लिखा हुआ है, मस्टर्ड हल नहीं, ऑयल। हाँ, ये मस्टर्ड ऑयल। यहां से ऑयल निकाला, यहां से एलाइल आइसोथायोसाइनेट निकाला, यहां से ये जो कंपाउंड आया इसे बोला डी ऑयल डी फैटेड डीहल्ड मस्टर्ड फ्लोर 47.8% ऑफ प्रोटीन। और इससे हमने प्रोटीन आइसोलेट तैयार कर दिया, और बाकी जो बचा वो बचा फाइबर। ये कंपाउंड हमने यहां से शुरू करके और नीचे तक हम चले गए। दिस थिंग वी डिड, यहां तक हमने इन कंपाउंडों को निकाला है। अब ये जो कंपाउंड निकाला, इससे हमने 6-7 चीज और बनाई है अलग से, इससे और चीज बनाई है, ऐसी यहां से यहां से यहां, बहुत सारे कंपाउंड यहां से निकाले। अब देखिए, जो हमने नाइट्राइल निकाला उसके हमने टेस्ट ट्रायल किए। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको ताकि थोड़ा सा आपको समझ आए। देखिए, ये कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रॉब्लम्स है, डिसीज है पोमेग्रेनेट की। जो डायरेक्टर थी ज्योत्सना शर्मा, उनके साथ इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट किया गया महाराष्ट्र में, तो हमने उनको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो पोमेग्रेनेट के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर हमारा मटेरियल को ट्राई किया है।
तो उन्होंने इसके बड़े अच्छे रिजल्ट ऑब्टेन हुए हैं, उन्होंने हमको इसके शेयर किए रिजल्ट्स। तो कुछ उन्होंने लेबोरेटरी में कुछ फील्ड ट्रायल करके ये रिजल्ट दिखाए। ये रिजल्ट जो है डिसीज के ऊपर है, वायरस और बैक्टीरियल डिसीज के ऊपर है पोमेग्रेनेट की। कुछ उन्होंने रिजल्ट को शेयर किया है। उसके अलावा ये इंसेक्ट के ऊपर हमने टेस्ट ट्रायल किए थे, हमारा एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। तो हमने देखा, देखिए ये जो है ये स्केल है, ये अनार के ऊपर ये इस तरह कीड़ा आ जाता है। हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है, फाइनली आफ्टर ट्रीटमेंट ये इस पोजीशन में आ जाता है। तो ये स्केल को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। ये थ्रिप होता है, थ्रिप की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है। थ्रिप के ऊपर ट्रायल किया गया, तो थ्रिप के ऊपर 100% जो है मोर्टेलिटी रिपोर्टेड हुई है। तो थ्रिप हो, चाहे स्केल हो, चाहे मिलीबग हो, चाहे एफिड्स हो, सबके ऊपर टेस्ट ट्रायल हुए हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। कॉटन के ऊपर भी अच्छे आए हैं, व्हाइट फ्लाई के ऊपर भी अच्छे आए हैं। तो वो काम, चूंकि दिस वर्क इज टू बी डन बाय द एंटोमोलॉजिस्ट, सो विद द हेल्प ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, विद द हेल्प ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, the test trial of this work is going on. We got many results from different universities, and we are getting some more results by other institutions of ICR as well. This is, you can see, this is the problem, and this thing comes that way. ऐसे ही ये आपका जो है ये नेट में इन्होंने ट्राई किया है इसको, स्केल सेट के ऊपर, तो 100% रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है T4। ये हमारा टेस्ट है नहीं, उनकी रिपोर्ट से जो उन्होंने सबमिट की है। ये व्हाइट फ्लाई देखिए आप, व्हाइट फ्लाई कीड़ों पे आई हुई है, इसके ऊपर टेस्ट हल किए हैं। ये बिफोर ट्रीटमेंट इतनी व्हाइट फ्लाई थी, हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद में ये हो गया, और कंट्रोल में ये था। ये आप देखिए। अभी हमने इसके अलावा क्या हुआ, ये तो हुए इंसेक्ट के ऊपर, कुछ हुआ डिसीज के ऊपर। अभी हमने क्या किया कि ये जो इससे हमने जो एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने सैनिटाइजर डेवलप किया। जो सैनिटाइजर है वो सरफेस सैनिटाइजर है, वो बॉडी सैनिटाइजर है। तो जो सैनिटाइजर डेवलप किया उसके ऊपर हमने ट्रायल किए। चूंकि ऑथेंटिक थर्ड पार्टी इवोल्यूशन चाहिए, तो इंडिया की एक ही लैब है जो ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथेंटिसिटी दी हुई है। ये CCMB लैब है हैदराबाद की। यहाँ पर हमने जो डेवलप किया उसको उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर टेस्ट किया और देखा कि ये बड़ा नहीं हो पा रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, 99% जो है ये कोरोना वायरस को किल कर देता है विद इन 2-3 सेकंड के अंदर। तो ये चीज हमने देखी है। फिर सरफेस सैनिटाइजर बनाया, वो भी इतना ही % किल कर रहा है। सरफेस सैनिटाइजर क्या है कि आप 100 लीटर पानी में 5-6 ml डालो और उसको सरफेस पे लगा दो, किलिंग हो जाती है। दिस थिंग वी हैव डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मस्टर्ड। तो मस्टर्ड विद सम अदर बॉटनिकल आल्सो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स। सो हमने क्या किया, इसके बाद में एक प्रॉब्लम थी कि जब कोरोना बहुत ज्यादा था, तो एक रिसर्च एक्टिविटी हमने PIU सेंटर के साथ में की। तो चूंकि उस टाइम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट तो हो नहीं रहे थे, तो उस टाइम 3 महीने के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया कि क्योंकि कोरोना का बहुत प्रेशर था, तो हम लोगों ने ये टनल डेवलप की। हालांकि टनल तो बहुत पहले से डेवलप होती आ रही है। प्रॉब्लम ये थी कि जो इसके अंदर मटेरियल यूज हो रहा था, वो लोग बाग यूज कर रहे थे सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे आप ब्लीच बोलते हो। तो वो जो है वो पत्थर को ठीक करने के लिए ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर वो आई पे जाए तो आई को डैमेज करता है। तो हम लोगों ने जो मस्टर्ड से ड्राइड फॉर्म में जो मटेरियल तैयार किया, जिसको हमने CPCB से टेस्ट भी कराया, हमने उस मटेरियल को यूज किया इसके अंदर रख के, और उसको हमने इसके अंदर स्प्रे किया बॉडी के ऊपर। चूंकि वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट, सो दैट केमिकल वाज यूज्ड एज ए sanitizer for this tunnel. So this technology was developed in collaboration with a private partner, with PIU and coordination unit CFET. And this is the twin oxide, very much available in the market, and this is a compound of USA का compound है जो sanitizing करता है, claim करती है USA, बहुत बड़ी कंपनी है। हमारा जो रिजल्ट है वो इस कंपाउंड से भी ऊपर है। Our result is better than this compound. इसके अंदर जो है, इसका जो रिजल्ट है, इसको कंपैरिजन करो तो जितनी भी मार्केट के अंदर आपके सैनिटाइजर है, चाहे डिटॉल भी हो, वो लिखता है 99% जर्म्स किलिंग। वो ये नहीं कहते कि कोरोना वायरस को किल करता है, लेकिन जो हमने डेवलप किया वो कोरोना वायरस को किल करता है। अब देखिए ये चीज को हमने इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया, ताकि इसको फॉगिंग कर दी इसकी। इसी कंपाउंड को हमने एज सच फॉगिंग के पर्पस के लिए यूज किया, जिसे आप देख रहे हैं। तो ये कोई बैग नहीं कर रहा सरफेस को, कोई लिक्विड नहीं है, it is coming in the form of vapors,
and it is a wonderful thing which we have developed. So in the house, in offices, that can be used as such, and that is a wonderful thing which we have developed. This thing I want to say, this is the thing. यही कंपाउंड है, इसको हमने फॉगिंग पर्पस के लिए लिया. विद एलिवेटेड टेम्परेचर इट कैन बी यूज्ड विद दैट. नाउ एक और इसका यूज है जिसको हम बता रहे हैं. 2004 में और 2005 में जब यहाँ पर डॉक्टर भागवत थे जो इक्री साइड से आए थे और वो एंटोमोलॉजिस्ट थे, हम लोगों ने कुछ यूरिया के ऊपर काम किया था. वो काम क्या था कि हम लोगों ने देखा कि भाई यूरिया की बड़ी भारी प्रॉब्लम थी कि यूरिया जो है वो जब हम सॉइल में डालते हैं, सब एग्रीकल्चर वाले जानते ही हैं उसको, तो उसका 60% जो है वो वेस्टेज हो जाती है, 40% यूज होता है नाइट्रिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन के दौरान. तो गवर्नमेंट ने नीम ऑयल को रिकमेंड किया कि नीम ऑयल को डालो. तो जो नीम ऑयल होता है उसके अंदर होता है एजाडिरिक्थिन, और IRI की रिसर्च हुई कि 0.3 ppm अगर एजाडिरिक्थिन है और वो यूरिया की पिल्स के ऊपर हो तो वो उस बैक्टीरिया की रिएक्शन को स्लो कर देगा और प्लांट प्रॉपर तरीके से यूरिया को यूज कर पाएगा. ये टेक्नोलॉजी उनकी थी. तो मैंने, डॉक्टर इलियास साहब डायरेक्टर थे, हम लोग जो है बठिंडा गए, हमने इफ्को में जाके देखा, हमने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बठिंडा के पास भी है, वहां पे भी गए, उधर अभोर के पास, शायद अभोर के पास. तो हमने देखा कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो भाई वो एजाडिक्टिव तो यूज नहीं कर रहे, दे आर यूजिंग एज सच नीम ऑयल. नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं एज सच. दूसरा क्या है, नीम ऑयल के पूरे साल मिलना मुश्किल. नीम ऑयल तो फॉरेस्ट है, कहां से लाओगे नीम ऑयल, कितना यूरिया प्रोडक्शन हो रहा है. दूसरा क्या है कि वो यूरिया ठंड में जम जाता है. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जहां यूरिया बनना है वहां पे गन लगा रखी है, वो थोड़ा सा स्प्रे कर रहे हैं, जितना हो गया उतना हो गया, जितना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ. तो यूरिया में जो बेसिक पर्पस था, जो बाद में प्रिंस को देखा गया, तो रिकमेंडेशन है 0.3 ppm की और मिल रहा है 0.01 ppm एजाडिरिक्थिन. तो जो बेसिक पर्पस था फार्मर का वो फुलफिल नहीं हुआ उससे. तो ये सोचते हुए, और दूसरा क्या है कि जो एजाडिरिक्थिन है वो हाईली डिकम्पोजेबल मटेरियल है, जैसे ही धूप पड़ती है, यूवी पड़ता है, वो डिकम्पोज हो जाता है. तो बड़ा हैवी रिसर्च गैप था इसका. और जो पॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूशन ये यूरिया ही कर रहा है जो हम एग्रीकल्चर में डाल रहे हैं. यही जाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऊपर बना रहा है या ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है. तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट. वन इज द एयर पोल्यूशन, अनदर वन इज द वाटर पोल्यूशन, थर्ड वन इज द वेस्टेज ऑफ नाइट्रोजन, पुअर yield, poor income to the farmer. By keeping this thing into mind, we thought that why we should try some other material extracted from our byproduct utilization of the crop which we are handling at that time. ये करते हुए हमने उस कंपाउंड को यूज किया, डॉक्टर भागवत के साथ ट्रायल किए, बड़े सक्सेसफुल ट्रायल हुए. लेकिन चूंकि ICR मैंडेट से बधा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, हम सीफेट में काम कर रहे थे, तो सीफेट के मैंडेट में वो काम नहीं था, तो वो काम को स्टॉप कर दिया गया. हालांकि उसके बारे में इकोनॉमिक वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में छपा, लेकिन वो वर्क हम कैरी ऑन नहीं कर पाए. लेकिन अब जैसे ही अब एक्टिव में इस काम को मैंने कराने की कोशिश की, क्योंकि अब हमारा एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे सेंटर्स जुड़ गए. भले ही वो सीफेट का मैंडेट नहीं रहा, लेकिन एक्टिव के बाकी सेंटर्स का मैंडेट में कुछ था, तो उसके ऊपर ट्रायल किए गए. और हमने एक्रिप PHET और एक्रिप प्लास्टिक पिज्म ने मिलकर ज्वाइंट उसके ऊपर कुछ वर्क किया सीफेट के अंदर ही. तो हमने जो तरबूज होता है उसके ऊपर ग्रो किया तरबूज को, और तरबूज को ग्रो करके हमने क्या किया कि एक साइड में कुछ भी चीज नहीं डाली, दूसरे साइड में यूरिया को डाला जो मार्केट से आ रहा है नीम कोटेड, और तीसरी साइड में हमने अपना ट्रीटमेंट करके डाला. और जब ऐसा देखा तो ट्रिमेंडस रिजल्ट मिले. ट्रिमेंडस रिजल्ट ये मिले कि 52.3% मोर वेट गेन हुआ. और जो बड़ा साइज था, जो तरबूज का सबसे बड़ा साइज था, वो भी जो हमारे ट्रीटमेंट वाला था उसमें ज्यादा था एज कंपेरिजन टू अदर्स. सबसे छोटे वाला भी बड़ा, सबसे बड़े वाला भी बड़ा, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स भी बढ़े और टोटल वेट भी बढ़ा. ये सब चीज हमने अपने लेवल पे यहाँ पे की. तो इससे इंक्रीज होने के बाद हमने जो है PAU से बातचीत की, तो PAU के वाइस चांसलर साहब ने परमिट किया, हमने उनको मटेरियल प्रोवाइड किया. तो आज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सॉइल साइंटिस्ट जो हैं वो राइस के ऊपर और कॉर्न के ऊपर, जिसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न, मक्का के ऊपर जो है वो ट्रायल कर रहे हैं. यही सैंपल्स हमने श्रीनगर स्कॉस्ट में भेजे, वहां पर भी ट्रायल शुरू होने वाले हैं.
जम्मू को दिए, जम्मू भी उसके ऊपर ट्रायल कर रहा है। इसके अलावा हमने कम से कम पंजाब में 50 किले जमीन पे फार्मर फील्ड पे जाके से अप्लाई करवाया, देखने के लिए क्या रिजल्ट आते हैं। तो जो इनिशियल रिजल्ट्स है वो बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स है। ये टेक्नोलॉजी जो है फार्मर की इनकम को 3 गुना 4 गुना कर देगी। ये प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है, जो उन्हें मिल जाती है तो किसान का जबरदस्त फायदा होगा। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में 3-4 महीने के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब इसका कंपैरिजन नैनो यूरिया से किया जा रहा है, जो नैनो यूरिया इफको ने लॉन्च किया है। तो जो नैनो यूरिया है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है, उसके टेस्ट ट्रायल भी पीएच ने किए हैं और हमारे भी कर रहे हैं, तो उससे कंपैरिजन फाइनली आ जाएगा। हमारे वाले में हम नाइट्रोजन की वेस्टेज को खत्म कर रहे हैं। 100% nitrogen would be utilized by the plant in terms of we will stop the nitrification and we will stop the denitrification. We will control the bacteria that is responsible for nitrification as well as denitrification. Once we add the urea into the soil, what happens? First it converts into ammonical form, then it converts into nitrite form, then it converts into nitrate form. Plant only utilize nitrogen once it comes in the form of nitrate. So the procedure of conversion of ammonium form to nitrate, that has been slowed down with our treatment. And simultaneously, if the nitrate is formed, it will be sustained within the root of the plant. It will not denitrificate, because again we are controlling the denitrification bacteria. So it is very innovative, very challenging, very promising, very enthusiastic way of working. So we have developed this. This project is undergoing nicely, and you can see this is we are adding, this is urea, just we are adding 1 bag of urea, we are adding half liter of material. Half liter of material is to be added with 1 bag of urea, simply. And then it is broadcasted by the farmers. It is at the farmer level. At the farmer level, the urea is being broadcasted. So because the crop will come up after 3 months, so the final result would be presented once we will get the result in the final stage. So but till date, whatever the information we are getting, या भी हमें जो information मिल रही है वो बहुत encouraging है। ये वाला काम हमने इसके साथ में किया है, ये चीज फाइनली इससे चल रही है जो हम आज कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो मटेरियल है इसको हमने टेस्ट ट्रायल किया है। जो जानवर होते हैं उनके ऊपर टिक्स की बड़ी भारी प्रॉब्लम्स है, माइट्स की, टिक्स की, बिग जानवर्स के ऊपर भी, डॉग्स के ऊपर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने अपने लेवल पे कुछ ट्रायल किए, कुछ सक्सेसफुल काम मिला। उसके बाद हमने क्या किया कि जो एक्रिप के सेंटर्स हैं उनको जोड़ दिया, जो वेटनरी वाले हैं। जैसे कि मुंबई सेंटर है, मुंबई सेंटर को हमने 5 सैंपल्स प्रोवाइड किए, 2 बार किए, 3 बार किए। तो हमारा मुंबई सेंटर उस चीज को कर रहा है और वो अपने जो यूनिवर्सिटी के 2 प्लेसेस पर उसके टेस्ट ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा पीएयू में, गढ़वसू में भी हमने ये सैंपल दिए और गढ़वसू में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं। तीसरा जो मिलिट्री वेटनरी कॉलेज है मेरठ में, जो कि एक्रेडिटेड है इस तरह के काम करने के लिए, उनके पास भी सैंपल प्रोवाइड किए हैं, वो भी इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो क्रॉप मस्टर्ड है, लेकिन हमने मस्टर्ड को जितने भी पार्ट उसके निकाल सकते थे उसको सबको निकाला है। एडिबल पर्पस के लिए जो काम है उनको एडिबल पर्पस के लिए लिया है। जो नॉन एडिबल पर्पस के लिए काम है, जो कि एज ए बायोपेस्टिसाइड हो सकते हैं, एज ए टेस्ट एनहेंसर हो सकता है, एज ए टर्माइट ट्रीटमेंट हो सकता है, एज ए फॉगिंग के लिए हो सकता है, या सैनिटाइजिंग के लिए हो सकता है, ये सारी चीजों को हम निकाल रहे हैं। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट बने हैं वो केवल मस्टर्ड से नहीं बने, उसके अंदर कुछ और भी बॉटनिकल्स को हमने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन तैयार किया है। लेकिन मस्टर्ड का जो कंपोनेंट है वो एक इंटीग्रल पार्ट है उस फॉर्मुलेशन का। तो ये सब चीज हमने की है। तो जो भारत सरकार की जो कोशिश है कि फार्मर की इनकम डबल हो जाए, फार्मर डबल इनकम करे, तो केवल प्री हार्वेस्ट के ऊपर बहुत काम हो चुका, वैरायटी बहुत डेवलप हो चुकी। जो लैंड है वो लिमिटेड है, उसके अंदर हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते। जो ईल्ड है वो भी मैक्सिमम ईल्ड आ रही है। तो अब जरूरत है कि हमारे को कुछ ऐसी चीजें निकालें जो कि अभी तक किसान को पता ही नहीं। तो जब वो निकालेगा तो उससे इनकम बढ़ेगी। तो हमारा जो फोकस है वो टर्सरी प्रोसेसिंग के ऊपर है, हमारा जो फोकस है वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन के ऊपर है। हम नॉन ट्रेडिशनल वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्रिप में इसी तरह के काम जो है केवल मस्टर्ड के लिए नहीं,
बाकी और भी क्रॉप के लिए हमारे बहुत सारे सेंटर्स में ये काम हो रहा है। डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर हमने इस तरह के प्रोजेक्ट दिए हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप वैल्यू एडिशन के ऊपर जाइए, उन्हें एक्सट्रैक्ट कीजिए जो आप अब तक इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कि श्रीनगर सेंटर है, श्रीनगर में क्या है कि जो हमारा वॉलनट है, वॉलनट को जब डीहस करते हैं तो एक डाई निकलती है जो हाथों काला करती है, उसको जिग्लोन बोलते हैं। उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ जो है वो नट निकाला, नट को धोया और कह दिया कि ये गिरी है। वो जो डाई है वो इतनी कॉस्टली है कि उसका इस्तेमाल पश्मीना जो वूल है उसको डाई करने में हो सकता है, प्रिंटिंग में इस्तेमाल हो सकता है। वो अल्टीमेट डाई है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की डाई है, वो हम निकलवा रहे हैं। साथ में जो हल है उसको ऐसी फेंक देते जलाने के लिए, उससे एक्टिवेटेड कार्बन बनवा रहे हैं, एक्टिवेटेड कार्बन बन रहा है। उसके अलावा हम उसको यूज कर रहे हैं फॉर प्लाईवुड इंडस्ट्री एज ए फिलर। तो इस तरह से बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मस्टर्ड के ऊपर हमने कोशिश की है करने की, तो बाकी क्रॉप्स के ऊपर भी हम लोग इस तरह के काम की उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम हो जाए। तो मस्टर्ड के एक और हमने एक एक पार्ट मस्टर्ड का, छिलके से लेके और उसके अंदर तक का जो भी कुछ हो सकता है उस सब का इस्तेमाल किया है, सबको कर रहे हैं, सब चीजें इस्तेमाल हो रही है। हमारे ट्रेडिशन देखिए, मस्टर्ड जो क्रॉप है उसका एक बड़ा, मैं आपको 2-3 चीज और बता दूं मस्टर्ड की। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई कि अगर कहीं पर गोल्ड की माइंस है, कहीं पे सॉइल के अंदर गोल्ड है, तो अगर आप वहां मस्टर्ड को उगाते हैं तो मस्टर्ड जो है जमीन के अंदर से गोल्ड के पार्टिकल्स को खींच लेता है। तो अगर मस्टर्ड के क्रॉस सेक्शन में करें तो उसके अंदर गोल्ड आता है, तो इसका मतलब वहां पे गोल्ड माइन है। तो गोल्ड तक को मस्टर्ड जमीन के अंदर से खींचता है। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च पेपर छपा हुआ है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ढोलक बनाते हैं उसके ऊपर काला काला लगता है जो बजाने वाला, या तबले के ऊपर जो ब्लैक पोर्शन होता है, वो भी मस्टर्ड के एक बाई प्रोडक्ट से बनता है। यानी कि जब जो आपका लेदर है, लेदर के ऊपर जब आप मस्टर्ड के एक्सट्रैक्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है, तो उससे वाइब्रेशन बढ़ता है, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये 2 चीज जो है मस्टर्ड की इस्तेमाल हो रही है। तीसरा आपने देखा होगा कि मस्टर्ड को सर पे लगाते हैं, मस्टर्ड का तेल लगाया जाता है साहब, तो लोग कहते हैं कि चिपचिपा है चिपचिपा है, तो उसके अंदर भी कुछ ट्रीटमेंट्स है। सर मैं विकास बोल रहा हूँ सर, एक छोटी सी गुजारिश है सर, पार्टिसिपेंट्स को आपके स्लाइड्स अच्छे से नहीं दिख रहे, काले दिख रहे हैं, हमें भी काला ही दिख रहा है। अभी कोई स्लाइड नहीं है, अभी कोई स्लाइड नहीं है, अभी हमने चलाया नहीं है स्लाइड, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए स्लाइड में नहीं, मेरी बात को सुनिए, स्लाइड में तो बहुत कुछ है, स्लाइड्स नहीं, आप मेरे को सुनो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो सरसों का तेल है सर में लगाने का बहुत प्रोविजन था कि सरसों में सरसों का तेल लगाते हैं सर में, तो उसके लिए बहुत सारे जितने भी आपके तेल आ रहे हैं, जैसे क्योकार्बिन है, क्योकार्बिन तेल भी सरसों के तेल से बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो गम्स है, ग्लूज है, उन सबको सेपरेट करते हैं, एक स्पेशल टेक्निक है, उसको हटा देते हैं, उसमें मिनरल्स ऑयल मिला देते हैं, कुछ और कूलेंट मिला देते हैं, इसी से वो ठंडा ठंडा तेल या इसी से वो सर पे लगने वाले तेल वगैरह बन रहे हैं। तो ये बहुत इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हमारे यहाँ रहती है। बहुत पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि सरसों के तेल को मटके में रख के और उसको जमीन के अंदर दबा देते थे। सरसों के तेल को लिया और उसको सील करके ऊपर से मट्टी का मटका उसको जमीन के अंदर दबा दिया, तो क्या होता था कि धीरे धीरे मॉइस्चर बाहर से ऑयल के अंदर एंटर करता था और एनारोबिक कंडीशन होती थी। तो क्या होता था कि ऑक्सीडेशन हो जाता था ऑयल का, और वो सारा का सारा ऐसा हो जाता था जैसे घी, सफेद रंग का बन जाता था और घी हो जाता था बिल्कुल वो। तो लोग उसे इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि ये असली घी है। आज से जो पुराने लोगों से पूछो, ये सब काम लोग करते रहे हैं। तो मस्टर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज जो है ट्रेडिशनली इंडिया में होती रही है और लोग करते रहे हैं। तो मस्टर्ड का जो बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशंस हैं और जो बहुत सारी चीज उसके अंदर हो रही है, ये आपको पता चल रही है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा जो है कोई और चीज तो छूट गई, मैं देख लूं जरा। यस, सबसे बाद में जब मस्टर्ड के में आप सब कुछ निकाल चुके हैं, जो फाइनल बचेगा उसको एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ निकालने के बाद जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, आपने सब कुछ निकाल लिया, तेल निकाल लिया, आपने प्रोटीन निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, जो फाइबर वाइबर बच गया, फाइनल जो चीज है, इट इज ए वेरी गुड फर्टिलाइजर, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ सल्फर कंपोनेंट होते हैं। तो जो शुगर है जिसके अंदर, जैसे आपका गन्ना है, गन्ने के अंदर सल्फर के फर्टिलाइजर डालने से उसके अंदर स्वीटनेस आती है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो जाता है। जो आपकी ये जो चूहे, जो केचुए की खाल वो जो होती है, खाद होती है जिसको आप बोलते हैं, उसको इसके
उसको इसके अंदर मिलाने से वो काफी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्मी वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट था, तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर इसको मिक्स करके जो इसका फाइनल जो इसका कंपाउंड जो फाइनली फाइबर बने उसको मिलाओ, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस तरह की दूसरा, चलिए एक बात और, एक और बहुत अच्छी चीज है, इट इज ए वेरी गुड मॉस्किटो रिपेलेंट। इट इज ए वेरी गुड मॉस्किटो रिपेलेंट। आप देखिए गांव वगैरह में लोग मच्छर सरसों का तेल मल लेते हैं तो मच्छर नहीं आता, तो उसके अंदर कंपाउंड है, वही कंपाउंड है, उसकी दूसरी फॉर्म है, जो थायोसाइनेट फॉर्म है, उस कंपाउंड को सेपरेट करके जो आपके ये ऑल आउट वगैरह होते हैं उसके अंदर डिसॉल्व करके रख दीजिए, तो वो आपके जो है मॉस्किटो रिपेलेंट को भी रिपेलेंसी भी देता है। वो कंपाउंड भी इसके अंदर है जो बढ़िया काम कर रहा है। तो अच्छा, एक बात और थी, हमने इसके अंदर मस्टर्ड सॉस भी बनाई थी, वो हम बताना भूल गए। हमने मस्टर्ड की सॉस बनाई। रीजन क्या था, क्रेमिका जो कंपनी है ये मस्टर्ड का सॉस बनाते थे, हालांकि इंडिया में मस्टर्ड सॉस लोग कम खाते हैं, लेकिन तब भी पता चला कि मैं एक बार इनके बैठा था, वो बोले कि ऐसा है कि हम तो मस्टर्ड का जो फ्लोर है वो अमेरिका से मंगा रहे हैं। मस्टर्ड का फ्लोर अमेरिका से आता था, वो क्या था, डीहल्ड मस्टर्ड फ्लोर था बस। तो हमने वो टेक्नोलॉजी सीफेड के थ्रू डीहल्ड मस्टर्ड फ्लोर की टेक्नोलॉजी क्रेमिका को दी, उस फ्लोर से उन्होंने मस्टर्ड सॉस बनाया। लेकिन आज वो उस डी फ्लोर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्योंकि सॉस का कंजम्पशन इंडिया में ज्यादा नहीं है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, इससे मसाले बनते हैं बहुत अच्छे, जो आपके कलकत्ता है या आपका नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर क्या है कि जो मस्टर्ड की जो पाउडर है, डीहल्ड पाउडर, उसको लोग यूज करते हैं एज ए चटनी में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो चीज इसके साथ में हो सकती है। और बाकी मस्टर्ड से रिलेटेड जो चीज थी वो मैंने आपको बताई है। और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मस्टर्ड का प्लांट वगैरह होता है, इसके अंदर कैसे बॉटल बनती रहती है। तो ये मस्टर्ड का प्लांट है जहाँ बॉटलिंग वगैरह हो रही है। आगे वाला कैसा है मैडम? देते हर साल 101 खाद। ये केक होता है मस्टर्ड का, जो तेल निकलने के बाद निकलता है, इसको एनिमल फीड में जाता है। विद दिस इज मेरी तरफ से जय हिंद और थैंक्स सभी को। अब आप लोग कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ। हेलो चाहिए सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर राकेश बोल रहा हूँ सर, केवी के फरीदकोट से। हाँ जी, बोलिए साहब। सर जी, ये प्लांट है जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, बायो प्रोडक्ट्स इसके निकाल रहे हैं सर, इनकी कॉस्ट और जो इन्वेस्टमेंट, जैसे नॉर्मल हमारे ऑयल एक्सपेलिंग प्लांट्स लगे हुए हैं सर, उसके अंदर क्या एडिशनल कॉस्ट उनको लगेगी? क्योंकि अगर उनसे कहेंगे भाई तुम भी हमें प्योर ऑयल दो और बायो प्रोडक्ट निकालें, तो कितना खर्चा और क्या इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगी? देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि सारा का सारा इंटीग्रेटेड काम है, मतलब एक चीज से एक चीज जुड़ी हुई है। यानी कि आपको शुरू तो स्क्रैच से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आप म्यूट करना है, बाकी लोग म्यूट करना प्लीज। इसमें क्या है कि आपको सारा काम ना स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। जब तक मैडम हटा दे क्या, एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, हटाइए पूरे बाजू में स्क्रीन पे यस। देखिए, ये सारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या है कि हर चीज से जुड़ी हुई है। तो जिसको ये बनाना है उसको सारा ही काम करना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज जो है प्री ट्रीटमेंट से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सारा चीज आपस में इंटरवोवन है। सारा कुछ करने के बाद ही होगा। तो अराउंड 8 करोड़ 10 करोड़ के बीच में सारा करने से काम बनेगा। तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी फिर 8-10 करोड़ लगाने के बाद? 8-10 करोड़ का प्लांट लगाने के बाद आपका प्लांट होगा ऑयल के हिसाब से 22 मेट्रिक टन पर डे हैंडल करेगा। 22 मेट्रिक टन पर डे। थैंक यू सर। त्यागी साहब नमस्कार, बहुत अच्छा आपने बताया सबको। कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यस हाँ सर, स्पेशली जो क्वेश्चंस है कुछ की, जैसे मस्टर्ड डीहलिंग का प्रोसेस
और उसका जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेस बनाना है उसका प्रोसेस, और जो डिविटरिंग है और डिविटर करने का, तो उसके डॉक्टर राकेश कुमार हैं, और भी एक दो लोगों ने हैं। तो सिमिलर मैंने नटसेल में वो बता दिया। इसके कुछ इंक्वायरीज है कि वो शेयर करने के लिए कि कैसे होगी। तो मैं जस्ट आप जवाब देने से पहले मैं थोड़ा जवाब दे देता हूँ कि ये सर ये सब जो टेक्नोलॉजी है सर की वो हमारे पास लिस्टेड है, और बेटर होगा कि जो लोग भी इसको इंटरेस्ट हैं जिसमें उसकी हम यहाँ से हमसे इसकी एक लाइसेंसिंग फी है, और उसको हम पूरी तरह से फिर उसके डॉक्यूमेंट्स और ट्रेनिंग उसकी देते हैं यहाँ पर। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड है वो डॉक्टर त्यागी ही देंगे, हम लोग उसके कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का एक प्रोसेस है, उसके तहत ही वो सारा प्रोसेस वगैरह डिस्क्लोज कर पाएंगे। जैसे डिहल्ड डिविटर्ड मस्टर्ड पाउडर है जो बनाने की तकनीक है, उसकी हम उसके तहत ही दे पाएंगे प्रोसेस। त्यागी सर इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ ऐसा है कि ये जो आप डीएलिंग की बात कर रहे हैं, डीएलिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो ड्राई प्रोसेस है, एक वेट प्रोसेस है। तो दोनों तरीके हैं। आप आइए यहाँ पे बैठ के बताते हैं आपको कौन सा तरीका अपनाना है, तो फिर आप ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो कर लीजिएगा। तो हमें कंपल्सन दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए और इंटरव्यू, और आप खुद लेना चाहते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं? नहीं सर, खुद ही लेना चाहते हैं। और एक चीज है कि क्योंकि हम डेसिग्नेट करेंगे फार्मर्स को अडॉप्ट करने के लिए, अब जैसे आने वाला सीजन है सर रवि का, उसे मस्टर्ड प्रमोट करेंगे फार्मर्स को। आप कहाँ से बोल रहे हैं डॉक्टर राकेश? हाँ जी सर जी, फरीदकोट से सर। अच्छा डॉक्टर राकेश, ऐसा है कि आप हमारे पास आ जाएंगे। आ जाएंगे सर, आ जाइए हमारे जो आईटीएस को सेक्शन वहाँ पे बैठिए और हमसे बात कर लीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे करना है। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। आजकल तो मस्टर्ड का बहुत क्रेज चल रहा है, बड़ा स्टेटस हो गया। 20% लोग जो है वो जो नहीं खाते थे मस्टर्ड खाने लगे। यस सर। मस्टर्ड स्टेटस नवेडेज। एक सर और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है मिस्टर परमिंदर सिंह के द्वारा। वो कहते हैं कि जैसे बहुत मस्टर्ड केक कुछ एनिमल्स वगैरह जैसे नहीं लाइक करते हैं, खाते नहीं है, तो क्या ये जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके मेथड पर डिपेंड करता है केक की क्वालिटी? नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ यस, ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट में जो ऑयल होता है, ऑयल के अंदर कौन कौन से तेल की मिलावट होती है, वो मैंने बताया ना आपको। ऐसे ही लोग बात क्या करते हैं, जो खल होती है ना, खल के अंदर भी मिलावट करते हैं। तो जो खल होती है, जो प्योर खल होती है, उसमें क्या करते हैं, जो ये चावल की भूसी आती है, जो चावल होता है ना, चावल का जो ब्रान होता है, उससे ऑयल निकाल लेते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो राइस का ब्रान होता है उसको ले आते हैं। वो बेसिकली गधों के लिए होता है, गधे उसे बहुत लाइक करते हैं। तो जो खच्चर होते हैं उसके लिए जाता है वो। तो वो क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट जो होती है वो 8 रुपए 10 रुपए किलो होती है। और जो सरसों की खल है इसकी कॉस्ट है 30 रुपए 31 रुपए किलो। तो वो उस चीज की मिक्सिंग इसके अंदर कर देते हैं। तो मिक्सिंग करने से क्या होता है कि जो एनिमल है, जो कि आपके गाय भैंस है, वो उसे लाइक नहीं करते, वो उसे टच ही नहीं करते, वो उसको छोड़ देंगे। रीजन ये है, ठीक है, मेन रीजन है ये वाला। आप रीजन है एडल्ट्रेशन, ठीक है साहब? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर कर दिए हैं। और कोई अगर किसी के क्वेरीज हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर त्यागी सर के साथ। यस सर। हेलो डॉक्टर त्यागी, कैन यू टॉक फॉर अ मिनट? यस बोलिए साहब, कौन सा बोल रहे हैं? मुझे आवाज नहीं प्रोफेसर सिद्धू फ्रॉम कुवैत। है जी। प्रोफेसर जी सिद्धू फ्रॉम कुवैत। प्लीज सर, प्लीज स्पीक सर। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। Yeah, thank you very much. It's a wonderful lecture, and I appreciate your concern about the farmers, because mustard should be very much encouraged in Punjab for many reasons. One, we have to get out of the wheat rice, rotation. Secondly, mustard is a very, excellent crop, nutritionally also and economically also. Look at the mustard saag. Punjabis are eating for centuries together. How healthy they are because of it's anti-cancer. It's rich in omega-3 fatty acids, rich in vitamin D, chromoplast. So that way, it's a very good crop. Look at the taramira you suggested. Taramira, they call it rockets, leaves here in Kuwait also they eat. It's excellent salad. And also it increases your metabolism. You lose body weight. So we should encourage these crops for people to eat, not only for economic point of view, even from health point of view. Okay. And I saw one experiment by Bangladesh people. They put the, this khal, 16 kilo per acre in rice, and they got a good yield, better yield.
So maybe better urea utilization, whatever. Okay. So I really congratulate you for your excellent work, outstanding work, and very useful work. May God bless you with more success. Thank you, dear. Thank you very much. Okay, Thank Dr. you, Saab. sir. Thank you very much. Good afternoon, Dr. Tyagi. First of all, let me congratulate you for a very nice deliberation. You touched upon almost all the uses of mustard and how a mustard crop can be replaced with wheat cultivation some part. In this case, as you know, we are working in the North Zone, and we want to highlight mustard as a candidate crop for Northern India for diversification. At certain points, we discuss how best we can do that, but canola is can be a very good alternate for wheat. And for that, my suggestion is, I am not asking question, my suggestion is to have a seminar on this. And we must, in that seminar, we involve the Indian Institute of Mustard Research and all the allied agencies which are involved in oil formation and like that. My suggestion that we must have not only for 1 or 2 hour talk, but the whole day churning of the ideas and how best we can go for its value addition. Because production is definitely is very important, but on the other hand, if we can increase the value addition and increase the income of the farmer, that will be a wonderful idea. And can we have, we can invite all the KVK for that, because mustard is now for production and potential as well is concerned, it is a very remunerative crop, and if a value addition is added in that, probably this will be a wonderful crop for the income generation. Thank you very much, and very nice presentation. Thank you, sir. Thank you for your suggestions as well as encouraging words. Thank you very much, sir. त्यागी सर जो आपने प्लांट की कॉस्ट 8 से 10 करोड़ बताई है, क्या सर वो छोटी कैपेसिटी में अगर कोई लगाना चाहे तो कम कॉस्ट का भी लग जाएगा, उतना ही मिनिमम वही कॉस्ट है? नहीं, उसका फिर इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बन पाएगी सर। इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बन पाती। ओके सर, ओके। इकोनॉमिक वायबिलिटी 22 टन भी बन पाती है। ओके सर, ठीक है। डॉक्टर राकेश, आप पास में ही हैं, आप विजिट कर सकते हैं कभी भी सीफेट लुधियाना। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। मैं तो पूछ रहा था कोई। मेरा एक सजेशन था, मैं आज सब लोग बैठे हुए डिफरेंट डिसिप्लिन के, डॉक्टर राजवीर की बात से मैं सहमत हूँ। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आई वांट टू से वन थिंग दैट वंस यू प्रोसीड इन रिसर्च एट ए पॉइंट ऑफ टाइम there is no discipline. It is an interfusion of disciplines, means you cannot say it is not your mandate, it is not your discipline. It is a rubbish thing, I tell you. What actually happens nowadays, once I am coming up with some important technologies, I am reaching towards the inner coast of the technologies, I am finding that anthropologists are required, biochemists are required, food technologists are required. So it is an interdisciplinary work. So we should break the barrier of the disciplines. We have to break the barrier of the institutes. That's why whatever the work I have done, I am trying to get it tested at different places by different people. Around 10 to 12 entomologists are working with me. Around 10 to 12 biochemists are working with me. Food technologists are working with me. Soil scientists are working with me. Agronomists are working with me. Chemical engineer myself, I am working in it. And agriculture engineers are also working with me. So the time has come. We have to break the barrier of the disciplines. बिल्कुल डॉक्टर त्यागी, बहुत ही बढ़िया। इसलिए मैंने ये जो आपका आइडिया दिया था, एक सेमिनार कीजिए आप इसके ऊपर दी होल डे, जिसमें प्रोडक्शन लेवल एंड वैल्यू एडिशन सभी मिलके एक कोई इस तरह का पॉलिसी पेपर या कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, जिसके बारे में मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि एक वर्केबल मॉडल जो है ना वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ही जरूरी है। हम ये चाहते हैं क्योंकि मैंने केवीके के लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि जहां हम इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं मस्टर्ड को, खासकर कनोला को, तो वो लोग जरूर अटेंड करें। तो जैसे अभी राकेश ने ये बातें कही हैं, ये बहुत सारे इश्यूज है हमारे साथ, तो हम इन इश्यूज को 1-2 घंटे के लेक्चर में नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि या तो हमें आप मौका दीजिए, या हम डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च से बात करेंगे, या सीफेट इसको मतलब लीड रोल ले, ताकि एक सेमिनार करके और उसका एक पॉलिसी पेपर टाइप हम उसके अंदर बना सकते हैं। और साहब ये देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जो आपके एक्वेरियम में डेकोरेटिव फिश आती है, उसका जो फिश फीड है वो सारा का सारा चाइना से आ रहा है। मैं इस बात को कई बार किसी प्लेटफॉर्म में बोल चुका हूँ। मेरा सेंटर है जो मैंगलोर सेंटर है, मैंने उनको बोला कि आप वर्क कीजिए। हमारे सीफेड में 2 फिशरीज के साइंटिस्ट हैं, एक्वेरियम बनाइए जो आपकी डेकोरेटिव फिशेज है, जो एक्वेरियम है उसके ऊपर कोई इंजीनियर जो है उसकी डिजाइनिंग तैयार करे,
जो फिश फीड है डॉक्टर साहब, हाउ शेमफुल दैट वी आर इंपोर्टिंग दिस फिश फीड फ्रॉम चाइना, देन व्हाट इज द फन टू वर्क इन दैट लाइन। हमने यहाँ पे फिश फीड के ऊपर बनाया है, तो ये काम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब जो क्रेमिका है, क्रेमिका जो है टमाटो का सारा प्योरी चाइना से आ रही है। मैंने डीजी साहब को कई बार इस बात को बोला है। सर त्यागी सर, सर त्यागी सर, डॉक्टर राजवीर सिंह का सर सजेशन बहुत अच्छा है, वी विल टेक केयर सर, उसको आपसे अलग से डिस्कस करके हम विल फाइनलाइज दैट वन। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फार्मर्स और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वी शुड गिव चांस टू देम आल्सो टू डिस्कस विद द डॉक्टर त्यागी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर बिल्कुल सही है। डॉक्टर देखिए यहाँ पर ना आज जो है हमने कुछ पर्सनली इनवाइट किया था, कुछ किसानों को इनवाइट किया था, श्रीमान लीलाधर जी को इनवाइट किया था जो भारतीय किसान संघ से है, पूरे उत्तर भारत देख रहे हैं, वो भी हमारे को सुनते रहे लगातार। तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ सर, जो श्रीमान जी आप यहाँ आए। तो इसी तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और लोगों को समझा, तो वो अपने विचारों को प्रकट करें, और जो मेरे से हो सकता होगा देश के लिए, किसानों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आप कभी भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी कुछ है वो किसानों के लिए जा सके, क्योंकि किसानों को बहुत सी चीजों का पता ही नहीं चल रहा है, वो चीज बहुत जरूरी है। यस सर, कोई और एंटरप्रेन्योर्स और किसान किसी को डिस्कस करना है, कुछ डॉक्टर त्यागी से जानना है? हेलो डॉक्टर ग्रोवर, हेलो। यस सर, सुनना है, बोलिए सर। डॉक्टर जगदीश ग्रोवर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ग्रोवर सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ सॉरी सर, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, एक पहले आपने शुरू में लिखा कि अमेरिका ने इसको नॉन एडिबल पोर्शन में रख दिया इसके ऑयल को, वो क्या चक्कर है? उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग है या हमारी बॉडी? नहीं है, उसका मैं बताता हूँ आपको क्या है। बेसिकली कि जो मस्टर्ड है वो अमेरिका में होती नहीं है, जो मस्टर्ड है वो चाइना में होती है, भारत में होती है, इस तरफ ज्यादा होती है। तो दूसरा क्या है कि हमारे देश के अंदर ये एक, अब मैं इसको आप कहेंगे मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये इसको मैं अपने व्यक्तिगत विचार की तरफ से कहना चाहूंगा, देश के अंदर पाम ऑयल को पंपिंग किया गया है। हमारा जो देश का जो किसान है, जो गांव का स्ट्रक्चर है, पहले गांव में क्या होता था, एक छोटा सा जिसे हम लोग बोलते तेली है, वहां एक एक्सपेलर लगा होता था, लोग तेल निकालते थे, वो तेल गांव के लोगों को मिल जाता था। अब क्या है कि अगर सरसों उगा भी लोगे तो तेल निकलवाने के लिए शहर जाओगे, वही किसान उस तेल को निकलवाने के लिए शहर जाएगा, स्ट्रक्चर टूट गया। और मस्टर्ड के ऑयल को इतना बदनाम कर दिया कि इसको कह दिया इससे हार्ट की डिजीज हो जाएगी, इससे वो हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ताकि पाम ऑयल देश में आए। अब सारा देश के अंदर जो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया कि 53% पाम ऑयल आ रहा है। जो पाम ऑयल है उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना ज्यादा है, वो उसको ऐसा आप यूज नहीं कर सकते, उसको रिफाइन करेंगे, उससे साबुन बनाएंगे, सपोर्टिफाइड करेंगे, उसके बाद में वो रिफाइन होने के बाद आपको खाने योग्य बनेगा। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। और ऐसा जो है अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, now it is done good कि they have stopped the mixing of sarson oil or into sarson oil or sarson oil into other oil. It's good, but palm oil is very cheap, I think. It's wrong blending. के अंदर जो FSSAI का मैं मेंबर भी हूँ उस कमेटी का, जहां हमने पास किया था, काफी बहस हुई थी। FSSAI ने ये डिसाइड किया है कि सरसों के तेल के अंदर किसी भी तेल की मिक्सिंग नहीं हो सकती। लोगों ने कहा कि सरसों के तेल में ये कमी है, उस तेल में ये कमी है, तो वो बहाना बनाते हैं कि हम तो दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर हम जो है आपके विटामिन मिला देंगे, विटामिन ए और डी मिला देंगे साहब। उसको एक नया वर्ड यूज किया गया, फोर्टिफिकेशन, ब्लेंडिंग को फोर्टिफिकेशन से किया गया। एक नया वर्ड आया, ऑयल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो आप ये बताइए कि जो विटामिन मिलाना है वो 1 या 1.5 रुपए का आता है, जो विटामिन ए और डी है उसका जो रेट है 1 लीटर में 1.5 रुपए का मिलेगा। तो वो विटामिन की आड़ में मिक्सिंग करनी है डीओ राइस ब्रान की, मिक्सिंग करनी है डीओ पाम ऑयल की, मिक्सिंग करनी है डीओ आपकी ये जो क्या था सोयाबीन ऑयल की, ये इन चीजों की मिक्सिंग होनी है। तो बेसिकली इकोनॉमिक में फायदा करने के लिए ये सब चीजें उस लॉ के आड़ में हो रही थी। तो उसको काफी बार किया गया, इतनी इनकी लॉबी थी, 2 बार वो ऑर्डर वापस हो गया, इस बार फिर बड़ी मजबूती से बैठे गए, तो वो ऑर्डर को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कराया गया। एक बार हाई कोर्ट से स्टे हुआ, लेकिन दोबारा से कराया था FSSAI ने, तो अब वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया है। इसके साथ दूसरा एक ऑर्डर और भी हुआ है। जो होता क्या है कि जो डिओड्राइज्ड राइस ब्रान ऑयल है वो बेचना अलाउड नहीं है। तो जो भी कंपनियां जो कि राइस ब्रान की रिफाइनिंग करती हैं वो बिल काटती है रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का, और टैंकर में देती है डीओ राइस ब्रान ऑयल, बिलिंग होती है रिफाइंड राइस ब्रान की, ताकि आप उसे कैच ना कर सके, और वो टैंकर जाकर ब्लेंडिंग होता था। तो अब ये भी ऑर्डर आ गया कि एक्सेप्ट मस्टर्ड,
no other oil can be transported in a vessel having capacity more than 100 liter. Means anything can be transported below 100 liter. So this type of mispractice would be avoided up to some extent. Many things, because whatever thing is written in books, it is not like that. Something is else in the market. So you have to have a same knowledge of all around. That is important. Thanks a lot, sir. I want to discuss this topic. You understood this and you extended this, because I am very much critic to mixing. It should not be there. Yes. ठीक है सर, और कोई और any questions? नमस्ते, नमस्ते त्यागी जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। मेरा नाम है सिद्धप्पा जी, मंगलोर फिशर्स कॉलेज से। यस। आपका सजेशंस लेके हम लोग यूज कर रहा है मस्टर्ड सीड्स। The fishers are accepting it very well. You recently took the charge of this center. I got the letter that you recently joined as a research engineer or a principal investigator of that center. Dr. I welcome you, and probably I have given so many suggestions so many times that you should develop some fish feed Sure, for sir. purpose. We will give the progress of the report at the earliest, sir. Okay. Thank you very much, sir. Anybody, presentation बहुत अच्छा था। कोई new budding entrepreneur or any farmers? तिवारी जी अगर ITC से हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तिवारी साहब, I invite you, डॉक्टर तिवारी, आ जाइए अपना, मेरी आवाज सुन रहे हैं डॉक्टर तिवारी? तिवारी जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। हाँ सर, ऑयल पे ही मैं कुछ बताना चाह रहा था। श्योर सर। पहले तो नमस्कार सभी के लिए। नमस्कार सर, नमस्कार। बेसिकली जो ऑयल कंटेंट्स हैं जो सीड में हम बढ़ा सकते हैं, तो उससे तेल का क्या होगा, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी सीड की और ऑयल की देश के अंदर। कम से कम 4-5% तक इसको बढ़ा सकते हैं आराम से। तो इस पे भी अगर काम किया जाए फर्दर तो काफी बड़ा फायदा देश को हो सकता है। तिवारी जी उस पर हम काम कर रहे हैं, जो आपसे डिस्कस हुआ था ड्राइंग की प्रॉब्लम है, मैंने अभी बुलाया था एक ड्रायर मैन्युफैक्चरर को, उसके साथ डिस्कस किया है। इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता ही है कि वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, तो इसके लिए स्पेशल ड्रायर देने पड़ेंगे जो कि माइक्रोवेव असिस्टेड भी हो सकते हैं या इंफ्रारेड वेव्स असिस्टेड होंगे। तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे आपसे। जी सर। सेकेंडली थोड़ा प्रोसेस को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कच्ची घानी तेल बनाते हैं, पंजेंट मस्टर्ड ऑयल, जिसकी प्रिजर्वेटिव पावर होती है बहुत अच्छी, उसको हम डायरेक्टली एक्सपेलर्स में बना सकते हैं। कोलू की जरूरत नहीं रहेगी, तो इस तरह लो कॉस्ट पंजेंट ऑयल हम बना सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपका सजेशंस अच्छे हैं। वो डॉक्टर त्यागी बहुत देर से आपको ढूंढ रहे थे। नहीं, बहुत अच्छा है। और कोई अगर है एक दो क्वेश्चन क्विकली, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन सर नाउ टुडे फॉर टुडे। एनीबॉडी एल्स? लीलाधर जी से पूछिए कि कुछ बोलना चाहते हैं क्या लीलाधर जी? लीलाधर जी सुन रहे मेरी आवाज? हाँ नमस्कार जी। मैं कहता हूँ कि ये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा है, और किसानों को सरसों लगाने के लिए पहले बोलना चाहिए। कम से कम पंजाब का बहुत कम चल रहा है ये, ऐसा हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसानों के साथ मीट मैं भी करवा सकता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है पंजाब में। नाउ मैं सर बहुत अच्छा ब्रिलियंट लेक्चर दिया आपने त्यागी सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और सभी लोगों ने, करीब 200 से ऊपर लोगों ने अटेंड किया सर इसको, और इन सब के पीछे आपका हाथ है, आपकी मेहनत भी है, और आपका जो अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपने इतनी अच्छी से अपनी बहुत खूबी से बात को रखी है। मैं सभी जितने भी इंडस्ट्री के लोग जुड़े थे, हमारे वैज्ञानिक भाई जुड़े रहे, पीएचडी के लोग जुड़े, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, प्रोफेसर जीवन सिंह सिद्धू कुवैत से जुड़े सर, और लीलाधर जी जो किसान नेता हैं वो जुड़े थे, आईटीसी से लोग जुड़े हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं आपको।
डॉक्टर राजवीर सिंह जुड़े थे, हमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके भी फंड्स काफी रहे हैं और हम कोशिश करेंगे सर इसको और आगे लेके जाएं और कुछ जैसा आपने सजेस्ट किया कि एक सेमिनार कराएं, क्योंकि देश में जरूरत है मस्टर्ड को प्रमोट करने की, बहुत जरूरत है। जैसा त्यागी सर ने कहा, पाम ऑयल का एंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड नॉर्थ में हम सदियों से मस्टर्ड खा रहे हैं, तो वी शुड इनकरेज फार्मर्स टू ग्रो इट, बट साथ में अगर उनको वैल्यू उचित मिलेगा तभी वो ग्रो करेंगे। ये भी एक फैक्ट है, तथ्य, क्योंकि एवरीथिंग कम्स बाय इकोनॉमिक्स। तो इस पे एक गहन मंथन करने की जरूरत है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने एड्रेस किए हैं, और अगर किसी को टेक्नोलॉजी और इसकी मस्टर्ड डीहलिंग की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए तो डॉक्टर त्यागी अवेलेबल है सीफेट लुधियाना में। वो कभी भी आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं फोन कॉल से, सीफेट कभी भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हम उस आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, जितनी हो सके उतना सहयोग करेंगे, चाहे आपका इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट का हो या प्रोसेस लेना हो या और किसी तरह की टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत होगी, दैट वी विल प्रोवाइड, बी अश्योर्ड इन दैट वे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टू ऑल एंड डॉक्टर विकास। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपने ओर से, संस्थान की ओर से सारे प्रतिभागियों का धन्यवाद तो ज्ञापन कर ही दिया। इसके साथ ही मैं एक अगले वेबिनार की अनाउंसमेंट करना चाहूँगा बिफोर मीटिंग खत्म हो रही है। अगली वेबिनार हमारी 28 सितंबर 2021 मंगलवार 28 सितंबर 2021 ट्यूसडे विल बी देयर इन द लाइन, मखाना उत्पादन और उसका यंत्रीकृत प्रसंस्करण पर। तो इट इज रिलेटेड टू द मखाना वन। मखाना इज वन ऑफ द फूड आइटम। उसके लिए हमारे जो डिपोर्टिंग के लिए हमारे यहाँ मशीन बनी है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इतनी बेहतरीन ढंग से मस्टर्ड के बारे में बताया। हमारे जितने प्रतिभागी थे और डिफरेंट कैडर के, मतलब इवन स्टूडेंट्स भी थे, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फैकल्टीज, प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट, सबका हम बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इतना ध्यान से सुना। और हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभाग के साथ साथ अपने संस्थान में सबका स्वागत करते हैं। और कोई भी किसी तरह की सुझाव, कोई जिज्ञासा, कोई सवाल या किसी तरह की मदद है, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी की यदि विशेष कोई जानकारी हो तो सर ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में मेल आईडी दिया था tot.cfet@gmail.com, या हमारे वेबसाइट पर विजिट करके हमें आप अपने सुझाव या चीजें, अपने सवाल भेजें और हम उसकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत एक्सीलेंट लेक्चर, थैंक यू सर। सर मीटिंग ओके, हाँ यस, पापा बहुत अच्छा था। ओके ओके। सर